बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूही 10। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और अब तो आपकी मॉर्निंग्स भी बड़ी अच्छी हो रही होंगी और हर घर में अब तो सिर्फ एक ही बात चल रही होगी, एक ही गुफ्तगू होती होगी। सुबह उठते होंगे या जब भी आप अपने ड्राइंग रूम में या सिटिंग रूम में बैठते होंगे तो सबसे ज़्यादा जो बात होती होगी वो सिर्फ यही होती होगी कि हम जीत चुके हैं, हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, किस तरह परफॉर्म किया, कैसे किया। ये तो एक पूरी केस स्टडी है, लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी इंफॉर्मेशन भी सामने आई, उसके बारे में भी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं उसको, ताकि मालूम हो सके कि इतना बड़ा काम हमने कैसे कर दिखाया। और वो जो हम कहते थे या जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास इतनी पावर है कि वो मुकाबला कर सके, तो अब वो हमने कर दिखाया है और आगे भी कर दिखाएंगे। और इंशाल्लाह अब जो हमारा हमसाया मुल्क है वो सोच समझ के जो भी काम करेगा वो सोच समझ के करेगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो हमने समेटी है। इसी के साथ साथ बड़ा ज़रूरी है ये बात करना कि मेहनत करना कितना ज़रूरी है। जब भी आप कोई गैर मामूली मकाम हासिल करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए गैर मामूली आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जब आप इतनी मेहनत करेंगे, हार्डवर्क यकीनन अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है और वो मीठा फल ही होता है। और इसी के साथ साथ हार्डवर्क करते रहे, मेहनत करते रहे, क्योंकि मेहनत से ही आपको सारी चीज़ें हासिल होंगी। और ऐसा नहीं होगा कि आप हार्ड वर्क करते रहें और आपको कुछ हासिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। इसी के साथ साथ लोगों के साथ बड़ा अच्छा रहें। उसके साथ ज़रूरी है कि अक्सर लोग होते हैं ना कि लोगों पर हंसते हैं, तो हंसना नहीं है, आपने उनके साथ हंसना है। इसी के साथ साथ लोगों को आपने जीतना है, ना कि लोगों से जीतना। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। इस हवाले से आज हम बात भी करेंगे। जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अदनान अहमद, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ तशरीफ फरमा है हमारी रिपोर्टर है इमरान नवाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर आपसे आगाज कर लेते हैं हम, क्योंकि एक बहुत बड़ी हमने कामयाबी समेटी है। ये एक फाइट एक बार जो हमने जीती है, मुबारकबाद तो बनती है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इस पे कर लिए हैं और आप क्योंकि पहली दफ़ा आए हैं उस जंग के बाद, तो आपको भी बहुत मुबारक हो कि हम ये बहुत कामयाबी से हमने इसको हासिल किया है। और इसी के साथ साथ अगर जानना चाहें इस हवाले से तो क्या कहेंगे आप? ये इतनी बड़ी कामयाबी हमने समेटी है, हम इसके हकदार थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की अवाम को सुरखरू किया, इज़्ज़त से नवाजा, कामयाबी अता की। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इंसान कोशिश करता है। और 7 तारीख को जब बुज़दिलाना कार्रवाई भारत की तरफ से की गई, रात के अंधेरे में मासूम नहत्ते बच्चों पर और मुसलमानों पर जो जुल्म किया गया, उसके बाद से जो पाकिस्तान अफवाज की और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसकी जो स्ट्रेटजी थी वो बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी दिलचस्प भी है कि अल्लाह ताला देखें जो फरमान भी है और जो जंगों का तरीक़ाकार है। तो 10 मई को जब सुबह अजान हुई और उसके बाद जिस तरह से सुबह का वक्त था, तो पाकिस्तान अफवाज ने तैयारी की हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी तैयारी के तहत सुबह के वक्त निशाना बनाया इंडिया के 26 मकामात से जायद जितने भी डिपो थे, और वहाँ पर जो श्रीनगर एयरबेस था और राजस्थान एयरबेस है, इसी तरह से बहुत सारे। तो उस तरह से पाकिस्तान को तमाम टारगेट्स पर अल्हम्दुलिल्लाह फतह नसीब हुई। और ये देखें कि रूस का राफेल हो गया, और उसके अलावा फ्रांस का जो S4 सिस्टम है 400, और जो इसराइल का ड्रोन है। तो पाकिस्तानी अफवाज के आगे कौन बचता है? बचता कौन है? तो कहने का मकसद ये है कि इतने बड़े बड़े ममालिक की वसी टेक्नोलॉजी, और उसको पाकिस्तान का सिर्फ JF-17 थंडर ने नेस्त नाबूद कर दिया, उसका निशान ही नहीं बचा। और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अफवाज को कामयाबी मिली। और अल्लाह ताला ने, पूरी दुनिया ने देखा, जो ममालिक रश्क करते थे इंडिया पे, आज वो पाकिस्तान पे रश्क कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन्होंने इंडिया को, भारत को नाको चने चुबवा दिए और एक ही
यानी वॉर में और एक ही हमले में उनके 26 से ज़ायद मकामात को पठानकोट एयर बेस को भी निशाना बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसमें मैं तो समझता हूँ सारा क्रेडिट जो है वो चीफ एयर मार्शल, चीफ एयर फिजाइया और पाक फिजाइया को जाता है। पाक फिजाइया के तैयारों ने जिस तरह से हमले किए हैं और कामयाबी समेटी है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश है। इसमें मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। देखें, पॉजिटिवली मीडिया ने एक गैर जानिबदाराना तरीके से ये पाकिस्तान की जो रियल और ऑनेस्टी पर मबनी जो खबरें थी वो नशर की हैं और आज तक हो रही हैं। और बल्कि इसी को वही बातें बीबीसी न्यूज़ कर रहा है, वही जो है वो CNN कर रहा है, वही बातें हैं और पूरी दुनिया देख रही है। तो पाकिस्तानी मीडिया का भी बड़ा अहम किरदार है इस जंग के दौरान और इस वार के दौरान। और उसके अलावा सिविल सोसाइटी है, हमारी मजहबी जमातें हैं और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तमाम एक पेज पे रहे हैं। यानी किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं था। तमाम का एक पेज पर होना ही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी फतह है कि हम तमाम एक पेज पर रहे हैं और उसी के साथ हमने मुसल्लह अफवाज ने हमारे मदद की है और हम पाकिस्तान आज इसका नाम रोशन हो रहा है और आज पाकिस्तान बुलंदियों पे पहुंच गया। देखिए ना, अमेरिका तक को ये बात कहनी पड़ गई है कि मेहरबानी करें, आप बैठें, बात करें। इसका मतलब उनको पता लग गया ना कि अब अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो ये तो वहां पे उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इस मुल्क को न तबाह करके रख दें। क्योंकि सबसे पहले आपका दिफाई सिस्टम खत्म होता है और उसके बाद ही देखे ना पूरे मुल्क के अंदर जीरो हो जाती है हर चीज। तो हमने दिफाई सिस्टम को तो उनको जीरो कर दिया है इंडिया को। अब वो सोचने पे मजबूर है और मेरा नहीं ख्याल कि वो जुर्रत करेगा दोबारा पाकिस्तान की तरफ। ऐसे हालात में आपने इमोशनल नहीं होना होता, आपने बड़ी स्मार्टली प्ले करना होता है, जो कि हमने किया। और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस कशीदगी में वकला बिरादरी का क्या जज्बा देखा गया? देखिए, पाकिस्तान की जो वकला बिरादरी है, वकला बिरादरी बड़ा अहम एक जो है ना ये सतून है। क्योंकि पाकिस्तान बनाया भी वकला ने है, जाहिर है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लीडर जो है वो वकील थे। तो पाकिस्तान के जितने भी वकला हैं, अब 7 तारीख के बाद पहले हमने देखे, सबसे पहले हमने एहतजाज किया, मजम्मत की, स्टेप बाय स्टेप मजम्मत करने के बाद हमने इजहार यकजहती की। उसके लिए हमने जुलूस निकाले, रैलियां निकाली और जलसे भी किए। तीसरे स्टेप में आके हमने इजहार तशक्कुर किया पूरे पाकिस्तान में इसी तीनों स्टेप से। और इसी तरह से मुल्तान बार और मुल्तान बार के गयूर वकला ने डिस्ट्रिक्ट बार हॉल में पहले हमने एहतजाजी यानी 7 तारीख की मजम्मत लगाई कि हम मजम्मत करते हैं इंडिया ने जो रात को अटैक किया। और फिर उसके बाद जब हमने अटैक किया तो इजहार यकजहती करके हमने अपनी पाक फौज मुसल्लह अफवाज को मुल्तान बार ने सपोर्ट किया, पूरे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। और उसके बाद हमने जब कामयाबी मिली तो कामयाबी मिलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जो है वो एक प्रोग्राम किया। पूरे मुल्तान बार के 2 से 3 हज़ार रेगुलर लॉयर्स हैं, इतने खुश थे, इतनी खुशियां मना रहे थे। अभी तक सेलिब्रेशन जारी है। मैं कहता हूं कि अभी मैं सुबह आया हूं तो वकला कह रहे थे कि सर आज भी एक प्रोग्राम रखें और दोबारा से हम इतने खुश हैं कि आज मतलब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से दोबारा हम आगाज़ करें और आपके ऑफिस तक आएंगे, हमने खुशियां मनानी है, मिठाइयां तकसीम करनी है। तो कहने का मकसद यह है कि मुल्तान बार के वकला ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और मुल्तान बार के वकला हमेशा पाक फौज के साथ हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। और ये जो टाइटल मिलना है कि किंग ऑफ द स्काईज, ये बहुत बड़ी बात है और हमने ये प्ले भी किया, बहुत अच्छे से हमने इसका मुकाबला भी किया। कितनी चीज़ें ज़रूरी होती है ना आपके मुल्क के लिए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि वो किसी मुल्क का मुकाबला कर सके या वो इंडिया जैसे मुल्क का मुकाबला कर सके। तो वो तो हमने कर दिखाया। वो एबिलिटीज़ क्या क्या थी, कैसे हमने उनका राफेल गिराया और बहुत सी जो डॉग फाइट हुई उसको हमने बहुत अच्छे से प्ले किया। देखिए, मैं तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई जो पाकिस्तानी AF-17 थंडर ने जिस तरह से मुकाबला किया है और वो जैसे जैसे अटैक्स कर रहे हैं और इतनी महारत से, इतनी सलाहियत से, और उसमें हमारी गैबी मदद भी हुई है। देखें, 1-2 सेकंड का फासला है, अगर आप उसको नोट करें कि जितने वो ऐसे गोले बरसा रहे हैं
तो हमारा जो तैयारा है उसको अल्लाह ताला ने भी उसकी मदद की। जाहिर है अल्लाह ताला की मदद के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। और सुबह को वक्त था, वो उसने हर किस्म की जो वहाँ पे वॉर थी, जितने निशाने उन्होंने बनाए हुए थे, और वो 200 किलोमीटर तकरीबन हमारा अंदर उसमें फ्लाई कर रहा था, उसको वापस आना था। तो बड़ा अल्लाह पाक ने करम किया है। और इसी तरह से बाकी जो इनके S4 सिस्टम 400 को, जो कि उसके बाद तकरीबन 320 जो है उसका वाट का जो सोलर और ग्रिड स्टेशन है उसको तबाह कर दिया है। और उसकी वजह से देखें कि वहाँ की बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो गया। वहाँ का जो एक और सिस्टम था इनका, जो कि सिक्योरिटी सिस्टम भी उसको हम कह सकते हैं, उसको भी हमने जो है निशाना, साइबर का जो सिस्टम था उस पर भी हमने हमला किया और उसके बाद उनका साइबर सिस्टम भी नकारा हो गया, वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। और ये जो S400 सिस्टम को हमने तबाह किया, ये बहुत बड़ी बात थी। ये भी एक कामयाबी है, ये अपने अंदर खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने राफेल को गिराया। उसके बाद उनकी मार्केट किस तरह क्रैश हुई। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि अगले दिन जो हमने अपनी मार्केट में देखा, हमने पॉजिटिव देखा कि हमारी मार्केट का जो रुझान ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव था और वो उनका नेगेटिव था। ये एक चीज़ हमने देखी कि ये बहुत ज़बरदस्त गई। महर, आपकी तरफ आते हैं, क्या आप क्या कहेंगे, कैसा जोशो जज्बा देखा कि क्या फील्ड में थे लोगों ने, कैसा इसको सेलिब्रेशन अभी तक वैसे जारी है? ऐसा ही है, बिल्कुल। मैं समझता हूँ, यकीन करें, मेरी ज़िंदगी की तो ये पहली जंग है जो पाक भारत कशीदगी हुई, और वो मैं जंग ही समझता हूँ। और यकीनन 1971 के बाद जो है ये सबसे बड़ी जंग ही है। जो जिस तरह से वो जारियत दिखा रहा था, भारत बुज़दिलाना हमले कर रहा था, रात के वक्त उन्होंने निहत्थे शहरियों पर गोले बरसाए। तो और उसके बाद जब पूरी कौम हमारी पाक आर्मी को देख रही थी और मुसल्लह अफवाज की तरफ के अब क्या होगा, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बहुत ज्यादा जज्बाती थे, हम खुद जाते हैं, यानी वो ये सारे हर बंदे के अंदर एक जज्बा था, जज्बा ईमान। अच्छा, तनकीद की गई, उसके बाद वो जो डिले किया जा रहा था उस पर भी बात करते हैं कि उसके पीछे वजूहात क्या थी जिसकी वजह से हमने कामयाबी समेटी। इस पर बात करते हैं लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक तरफ फिर से खुशामदीद कहते हैं। महर, हम बात कर रहे थे तनकीद करने वालों के, लोगों ने बड़ी तनकीद की, लेकिन वो जो बड़ा हमने स्मार्टली प्ले किया, थोड़ा सा हमने कुछ दिन का गैप लिया, उसके बाद फिर हमने बड़ा स्मार्टली प्ले किया। वही स्ट्रैटेजीज होती हैं एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए। वो स्ट्रैटेजी हमने पूरी स्ट्रैटेजीज जितनी भी थी हमने उसको पूरी तरीके से फॉलो किया। देखिए हम हमेशा कहते हैं वक्त और जगह का इंतखाब हम करेंगे, तो ये इससे पहले भी कई महाज पे हम दिखा चुके हैं। तो अगला ये भी हमने यही था, हमें तो पता था, हमारी पाक आर्मी, पाक अफवाज, मुसल्लह अफवाज को पता था कि कैसे करना है। उन्हें टाइम दिया, उन्होंने रात के अंधेरे में सोए हुए मस्जिदों को निशाना बनाया, मासूम शहरियों, बच्चों, औरतों को निशाना बनाया, और हमने कहा कर लें तैयारी। और जिस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी कर ली, और हमने सुन्नत को भी फॉलो किया ना कि सुबह की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर, और फिर दिन की रोशनी में, रात के अंधेरों में काम नहीं किया, दिन की रोशनी में जिस तरह हमारे तैयारे गए और सारे वापस आए और उनके पूरे ठिकानों को तबाह करके, तो अल्लाह ताला की मदद, नुसरत जो है वो साथ थी, तो इसमें कोई शक नहीं है। और साथ लोगों का जज्बा भी देख रहे थे, यकीन करें, छोटे बच्चे अपनी रैलियां निकाल रहे थे, वुकला बरादरी अपनी रैलियों की सूरत में थे। वो वीडियोस भी आपने देखी होंगी, वो पिक्चर भी देखी होंगी कि जब मिसाइल चल रहे हैं और यहाँ फौजी खड़े हुए हैं, पीछे जो है वो पाकिस्तानी आवाम खड़ी हुई है, तो ये अपनी निगरानी में उसको चलवा रहे हैं। बहुत ड्रोन को गिराने के लिए भी हमारी पाक अफवाज के साथ आम आवाम भी अपने वो उठा के अपनी गन्स आए हुए थे, और ये जज्बा चला रहे थे, ये जज्बा है, ये हमारी कौम। उसके बाद जो मीम्स बनी है वो बड़ी मजे की थी कि तुम ऐसे को हमको डराना चाहते हो। हाँ, जो खुद ही यानी कि वो अपनी निगरानी में जो मिसाइल, अभी निगरानी में मिसाइल नहीं तो ये ड्रोन के साथ जाते भाई मिसाइल चलेगा, उसकी आवाज होती है, उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये देखे ना, जहाँ से मिसाइल उड़ता है वहीं पे अटैक का भी ज्यादा खतरा होता है। हाँ, तो वो देखे किस तरह वो जो एक ट्रक टाइप था जिसमें वो मिसाइल चलाते हैं, उसके बाद वो फौरन से जाते हैं, उसकी लोकेशन चेंज करते हैं ताकि ट्रेस ना हो जाए, और अमाम वहीं पे जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, साथ जा रहे, ड्रोन गिर रहे हैं, वो सारे वहीं पे उठाने के लिए आए हुए हैं। तो ये जज्बा है, हमारी जो अवाम है
अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र की बात है कि हमारे बच्चे, ख़वातीन, हमारे बड़े बुजुर्ग, अपने लेवल तक हर बंदा जो है वो उस वक्त पाक आर्मी के साथ इज़हार यकजहती भी कर रहा था और वो तैयार थे कि भाई हमें बताएं, हमें टास्क दें कि हमने करना क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी ने साबित कर दिया कि दुनिया की बेहतरीन अफवाज में हम शामिल हैं और पाक फ़िज़ाइया ख़ास तौर पे उनको खराज तहसीन में पेश करूँगा। और इस दौरान जितने भी काम कर रहे थे उन पायलट से हट के जो उनको एक कंट्रोल रूम में बैठे थे, जो साइबर के हवाले से जिस तरह हमने अटैक किए और उनकी कितनी 400 से ज़्यादा जो वेबसाइट्स उनकी हैक कर ली और उनकी आर्मी की वेबसाइट पे पाकिस्तानी झंडा लग गया, तो अखलाकी तौर पे, माशरती तौर पे और जिस तरह हम वहाँ पे गए हमने दिखाया और साथ ही एक साइबर जो हमारा ये चल रहा था सोशल मीडिया उस पे भी बरतरी रही है। और एक दूसरी और मैं ये जानना चाहती हूँ, तनकीद करने वाले हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन कभी आपको हालात भी देखने होते हैं, आपको सोच समझ के बोलना होता है, लेकिन वहीं पर बहुत से लोगों ने तनकीद की पाक फौज पर तो उन लोगों के गिर्द घेरा तंग होना चाहिए ताकि आइंदा उनको मालूम हो बिल्कुल कि किस तरह से हम इसको आगे लेके चले। ये पाकिस्तान का मसला है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टीज का इश्यूज नहीं थे। अनम देखें, हर उसमें कुछ लाशऊर लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको ना गलत प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं या अपनी ही आर्मी के खिलाफ भौंक रहे होते हैं, तो उस वक्त भी कुछ थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको पता है कवानीन मौजूद हैं, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCI ये बन चुकी हुई है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनको हेड कर रहे हैं और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारी मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात करेगा, जो पाक आर्मी और पाक अफवाज के, तो उसके खिलाफ जो है सख्त एक्शन होंगे। और अभी मुल्तान में आप जिस तरह बता रही हैं, क्योंकि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अदालतों में भी केसेस लाए जाते हैं, तो FIA जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इन्होंने अरेस्ट भी किए हैं। इस वक्त 12 से ज़्यादा मुकदमात भी यहाँ दर्ज हो चुके हुए हैं जो इस रीजन के अंडर आता है। बाकी लाहौर भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस किसी ने पाक अफवाज के खिलाफ उस वक्त जब जवाबी कार्रवाई नहीं की थी, जवाबी कार्रवाई के बाद तो जो तनकीद कर रहे थे वो भी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन अब देखें ना कि जिनका काम है वो उन्हीं को अच्छा लगता है और उन्हीं को पता है कि हमने किस वक्त इसका किस तरह से जवाब देना है। अच्छा, अवाम के कहने पे पहले दिन ही अटैक कर देते, क्या पता कितना नुकसान होना था। अपनी तैयारी के साथ ही उन्होंने जाना था ना। तो ये जो है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना जज्बाती होना चाहिए, ना कोई ऐसी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर अपलोड करनी चाहिए जिससे कौम का मोराल जो है वो डाउन हो। आप देखें कि जब पवेलियन में क्रिकेट खेल रहे होते हैं या अखाड़े में पहलवान खड़ा होता है, तो जब तक सपोर्ट उनकी आवाम की उसके साथ होती है, जिसके साथ ज़्यादा, तो उसके अंदर भी एक यानी कि कुव्वत पैदा हो जाती है और वो ज़्यादा लड़ने के जो है वो काबिल हो जाता है। तो पाकिस्तानी अवाम भी हमारी फ़ौज के साथ रही है, एक मॉरली सपोर्ट उनके साथ थी। और दूसरा जो है, जो लोग तनकीद कर रहे थे उनके खिलाफ पीका के तहत मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और पीका नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है और उसमें सज़ाएँ भी सख्त हैं। तो जो लोग उस वक्त तनकीद कर रहे थे, जिन्हें नहीं पता था ये 5-6 दिन का जो वक्त है, उस दौरान वो उनके अब तमाम वेबसाइट तैयारियां तो जारी थी ना, वो कौन तैयारियां जारी वही है ना कि वो उनकी मंशा के मुताबिक, तो हर किसी का जो काम है उसने अपनी मर्जी से ही करना है और अपने तरीके से ही करना है जो टेक्निकली तौर पे होता है। तो अब उनके खिलाफ घेरा तंग भी हो रहा है, अरेस्ट भी हुए हैं ऐसे लोग। और यहाँ पे मैं मैसेज आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुस से देना चाहूँगा कि आइंदा के लिए कभी भी कोई इस तरह का मामला होता है किसी भी मुहाज पे, तो अपनी लिमिट में रहते हुए बात करनी चाहिए, किसी पे बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो या दूसरा पढ़ने वाला देखे कि देखे इन्हीं की अवाम इन्हीं को धो रही है। जैसा आपने मीडिया का बताया, हम यहाँ बड़े मोहतात तरीके से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे मीडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, सच दिखाया जो ओरिजिनल था, कोई एग्जैजरेशन नहीं किया। आप उसके मुकाबले में अगर आप इंडिया का मीडिया देखें, उन्होंने तो पाकिस्तान तबाह कर दिया तबाह करो। तो मुल्तान में भी समंदर था, लाहौर के नजदीक कोई बंदरगाह भी बता दी, मियां चन्नू में उन्होंने कहा एयरपोर्ट तबाह कर दिए, मुल्तान का समंदर, लाहौर के समंदर को भी हमने ये कर दिया। तो हमें भी पहली मरतबा पता चला कि मुल्तान में कोई समंदर भी है। तो वो जो DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इंटरनेशनल मीडिया भी था, बड़ा खूबसूरती से उन्होंने वो एक चीज को एड्रेस किया, बताया कि ये सारी चीजें हैं और वहाँ का मीडिया किस तरह से प्रोपेगेंडास कर रहा है
किस तरह से लेकिन ये false देखें, न्यूज फैलाई जा जब रही है। उन्होंने बुजदिलाना कार्रवाई की, उनका मीडिया हमने तबाह कर दिया, ये कर दिया वो, अब देखें कि उन्हीं उसी मीडिया की जो तोपें हैं उन्हीं के खिलाफ हुई खड़ी हैं। इस वक्त वो अपनी आर्मी को धो रहे हैं, वो अपनी ही हुकूमत को धो रहे हैं। मीडिया में देखें कि पाकिस्तान के इतने जो तबाह हो गए हैं, अब वो सच दिखा रहा है। पहले वो कह रहा था कि ऐसे एग्जैजरेशन, जब उन्हें पता चला है कि हमारे उनके अंदर से बहुत से लोगों की आवाजें, ये बड़ी सेलिब्रिटीज ने भी उनको बुरा भला कहा कि ये इस तरह का मीडिया यहाँ पर काम कर रहा है कि इतनी फेक फॉल्स न्यूज फैलाई जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अनम फख्र है, यकीन करें इस जंग जो हमने अपनी जिंदगी में देखी, बड़ी जंग, तो इसमें एक छोटा सा ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था बस। ट्रेलर के बाद अब जो होगा, अगर वो इस तरह मैली आंख से देखेंगे तो हर बच्चा मेरे ख्याल में तैयार है तो और इतनी सारे हिम्मत नहीं रहेगी अभी ना, वो इतनी जुर्रत कर सकती जिस तरह का उनको जवाब फख्र है मिला। कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल हम पाकिस्तानी हैं और पाक फौज हमारी है और हम उनके हैं। बिल्कुल। आपको लगता है सर, अभी आपने कहा कि अब दोबारा वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, कि दुश्मन आराम से बैठ गया है, अब हमें अलर्ट रहना चाहिए या फिर हमें भी सुकून से बैठ जाना चाहिए? देखिए, ये जो इंडिया भारत, ये बहुत ही मुनाफिकत किस्म का रखने वाला मुल्क है। हमें बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हमेशा जो है वो पीठ से वार करता है। तो ये पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, अब दोबारा भी, क्योंकि शिकस्त तस्लीम नहीं ना कर रहा। इस वक्त उनको शिकस्त तस्लीम नहीं हो रही। अब जैसे अग्रेशन पाया जा रहा है वहाँ की आवाम में और मीडिया के जरिए, तो हो सकता है वो अग्रेशन में आके दोबारा से किसी भी वक्त रात को हमला करे। तो हमें बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तानी अफवाज तो कभी रिलैक्स हुई ही नहीं है, ये तो कभी भी रिलैक्स नहीं हुई। तो ये तो पहले ही बॉर्डर्स पर मौजूद होती है और हमारा रिडार सिस्टम और हमारा साइबर सिस्टम इतना स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें पता लग जाता है। तो इंशाल्लाह, अगर वैसे तो जुर्रत नहीं करेगा, लेकिन अगर जुर्रत करता है तो मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा तगड़ा जवाब उनको दिया जाएगा कि फिर वो सारी जिंदगी, सारी उम्र के लिए मेरे ख्याल में वो फिर इसके बाद जुर्रत नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ऐसी बात है और ये बात साबित हो गई। हमारी पाक फिजाइया हो, हमारी पाक फौज हो, हमारी नेवी हो, हमारा मीडिया हो, हमारी आवाम हो, जब भी मुल्क पर खतरे की बात आती है तो सब एक पेज पर होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने जिस चीज़ का ख्याल रखा वो ये था कि हमने गलत खबरें नहीं फैलाई। जैसे मैं अभी माहिर से कह रही थी कि हमारा मीडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया कि हमने गलत न्यूज़ नहीं फैलाई, कोई इस तरह की हमने इंडिया को दबा नहीं कर दिया कि दिल्ली दबा और वो सारी चीजें। तो जो चीजें थी हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की। और लड़ता हमेशा ना जज्बा लड़ता होता है। देखिए, हमारा 24वां बड़ा दिफाई मुल्क है और इंडिया का 3रे नंबर का है, और बजट उनका 90 से 100 बिलियन डॉलर है और हमारा 7 से 8 बिलियन डॉलर। सिर्फ जज्बा लड़ता होता है। जो चीजें खरीद लें आप पैसे से, उनकी 13 लाख आर्मी है, हमारी 6 लाख आर्मी है, डबल से भी यानी कि ज्यादा वो इस्तात रखते हैं, लेकिन जज्बा लड़ता है। ये देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे साहब। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें थोड़ी सी मैंने भी देखी हैं, कोई फनी टाइप और मीम्स बनाई गई हैं, तो वो लोग नहीं थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो बाहर से बना के, जो पाकिस्तानी दुश्मन अनासर यहाँ पर मौजूद हैं, जो बाकी कोई एजेंसियाँ हैं, तो उन्होंने कोई इस तरह का किया होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम इतनी समझदार है और पाकिस्तानी आवाम हमेशा जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी रही है। यहाँ के तमाम जो मजहबी जमातें हैं और सियासी जमातें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम एक पेज पर थे और इसी तरह से पाकिस्तानी अफवाज और इसी तरह से फिर उन्होंने मिलकर जवाब दिया और जिस तरह से हमला किया तो अल्लाह ताला ने नुसरत अता की, फतह अता की। और हम अब तो वज़ीर आज़म ने मेरे ख्याल ऐलान किया है कि हमने मार्का हक भी हर साल 10 मई को मनाना है। तो और वाकई ये मार्का हक है, ये हक सच की फतह है। ये अल्लाह ताला ने इंडिया को, जो कि 1 अरब के करीब आबादी वाला मुल्क है, और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हमारी पाकिस्तान जिसे वो समझता है कि ये क्रिकेट की तरह ये मैच वगैरह समझता है, तो उसे नहीं पता कि यहाँ वाकई जैसे इमरान भाई ने कहा कि जज्बा लड़ता है। उनके पास तो जज्बा नहीं, हमें तो ये पता है ना कि हमने शहीद हो जाना है, हमने सीधा अल्लाह ताला के पास जन्नत में चले जाना है। यानी कि शहादत का रुतबा अगर मिले तो हमें इससे बड़ी कौन सी वो मौत चाहिए। मौत तो बरहक है, वो तो आनी आनी। तो ये वाला जज्बा उनके पास तो नहीं है। वो उनको तो शहीद और उसकी शहादत के मतलब भी नहीं पता होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जज्बा हमारा है, इसी जज्बे से ही जंगें लड़ी जाती हैं और ये जज्बा ही हमें कामयाब कराता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम मुत्तहिद हैं और पाकिस्तान पूरा का पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पर है। मीडिया, अदलिया, वकला और उसके अलावा सियासी जमातें, मजहबी जमातें, जितने भी अवाम, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, बाकी सारे हम एक पेज पर हैं। बिल्कुल जज्बा जुनून है तो हिम्मत अल्लाह ताला भी देते हैं और हमने वो परफॉर्म भी कर दिखाया। इसी के साथ साथ हमें जो सबसे बड़ी एक चीज़ हासिल है वो ये है कि शहादत का रुतबा है। अगर हम बच जाते हैं तो फिर हम गाजी होते हैं, वरना हम शहादत का रुतबा पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यही जज्बा आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का, हम वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं अदनान साहब, क्योंकि 25 में आप इलेक्ट हुए हैं, तो इसी के साथ हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने क्या इक़दाम किए हैं, आगे क्या प्लान्स हैं, क्या इरादा रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और ये मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है और मेरे बाकी दोस्तों ने मेहनत की है, स्ट्रगल की है और मुल्तान बार ने ये एज़ाज़ दिया है कि मैं मुल्तान बार का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें और दूसरी राय नहीं है, दूसरी बात नहीं है सिवाय ये कि लॉयर्स वेलफेयर, क्योंकि जब आपके पास मैंडेट होता है और आप इस मैंडेट से आते हैं तो आपने सिवाय खिदमत के और कुछ नहीं करना होता। अब 11 जनवरी को इलेक्शन था, तो 15 को हमने जो है वो हमारी हैंडिंग ओवर हो गई थी। तो उसके बाद से लेकर आज तक खिदमत करते चले आ रहे हैं और अभी देखें कि मई का महीना लग गया है और इंशाल्लाह खुशखबरियाँ आनी शुरू हो गई हैं और कमिंग बिल्कुल ऐसे हम 15 मई को या 16 को हम मुल्तान का एक मेगा प्रोजेक्ट है लॉयर्स का, जो कि लॉयर्स पार्किंग प्लाज़ा, उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं और इससे ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तमाम लॉयर्स की जो गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, वो वहाँ महफूज हो जाएंगी। पार्किंग प्लाज़े का तो काफ़ी टाइम से सुन रहे थे हम, 15 मई को कंफर्म है कि आप इफ्तिताह करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें भी देखिए कल भी मेरी कमिश्नर मुल्तान से भी मुलाकात हुई है, सेशन जज मुल्तान से भी मुलाकात हुई है जी। तो आज हम जो है वो हाई कोर्ट सीनियर जज साहब से भी रिक्वेस्ट की हुई है, उनसे भी आज मुलाकात है, टाइम ले रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब इसमें मजीद कोई डिले नहीं है। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे हम वहाँ पर वर्कआउट भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे साथ लाइन में है, क्योंकि सेशन जज साहब ने और कमिश्नर मुल्तान ने दोनों ने स्ट्रिक्टली एक्सीएन साहब को कहा हुआ है कि ये 15 को हमें हैंड ओवर करना है, क्योंकि ये 2 महीने पहले टाइम लिया गया था। और अभी भी कल भी हमारी मीटिंग हुई है तो उसमें भी यही तय हुआ है और अभी मैंने यहाँ से दोबारा मीटिंग पे जाना है। तो इंशाल्लाह 15 को हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं मुल्तान के अंदर एक मेगा प्रोजेक्ट लॉयर्स के। जबरदस्त, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पे इसके हवाले से मसाइल बहुत सारे सामने आए, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए इस पे। तो अगर 15 को इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हो जाती है तो मेरे ख्याल में महर हमें फिर से दोबारा से इनवाइट करना चाहिए और इस पर मजीद बात करेंगे तफसील से, क्योंकि बहुत बड़ी ये हमारी कामयाबी कह लें, बड़ा अरसे से इस पे बात हो रही थी। एक कॉलर है, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, ईसा खैल से मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ जी। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पाक आर्मी के उन शुहदा को, जिनमें स्क्वाड लीडर उस्मान साहब भी मौजूद हैं और नायक जो है करामुल्ला बकार खालिद, इन तमाम को दिल की अता गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ और सलूट पेश करता हूँ कि उन्हीं की कुर्बानियों से आज हमें आज़ादी और फतह नसीब हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हीरो है हमारे, जिनके बारे में कहा जाता है कि हीरोज नेवर डाई, वो कभी नहीं मरते। और हमें ये सोचना चाहिए आज के दिन को सेलिब्रेशन करने के साथ साथ हम उनकी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स किए हैं उनकी आने वाली नस्लों के लिए, उनकी जॉब्स के लिए। तो हम एक पाकिस्तान के लिए सोचें, नौजवान नस्ल के लिए सोचें कि हर शहर से, हर इलाके से, हर जगह से हमने नौजवानों की जॉब की, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और हमारा जो दुश्मन है वो मकान है, वो कभी भी पाकिस्तान की तरक्की नहीं देगा। वो हिंदू बनिया है, वो कभी भी छुप छुपा करने वाला बोझिल दुश्मन है। तो हमें उसको सबक सिखाने के लिए इकोनॉमी को बेहतर करना होगा, हमें डैम्स बनाने होंगे, हमें नहरें बनानी होगी और चारों सूबों को, 5 सूबे गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम गवर्नमेंट को इस मौके के मुनासबत से अपने मुल्क को उस तरक्की की राह पे ले जाएं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शकूर।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद शकूर, आपने कॉल की। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, मैं बात करना चाहूँगी फैमिली केसेस में जो बच्चों को बैरून मुल्क ले जाना और फिर वहाँ से बच्चों के अगवा के केसेस भी सामने आते हैं, तो इस हवाले से कानून क्या कहता है, क्या अमेंडमेंट की गई हैं? देखें, बड़ा अहम इशू था और अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट हुई है फैमिली एक्ट में। तो उसमें पहले क्या था, जो फैमिली केस होते थे वालिदैन मियाँ बीवी के दरमियान जब कोई इशू हो जाता था तो हस्बैंड के पास बच्चे होते थे और वो बाहर लेके चला जाता था, या बीवी के पास होते थे, उनकी कोई फैमिली मेम्बरान बाहर होते थे, बाहर से मुराद के किसी और मुल्क में। तो उसके बाद जो है उनको वापस ले आने में बड़ी मुश्किलात का सामना होता था। अब इसमें अमेंडमेंट हो गई है और हुकूमत अब पाकिस्तान खुद ले आएगी उन बच्चों को। तो ये एक अच्छी अमेंडमेंट है जो फैमिली एक्ट में हुई है, और उसमें इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया कि ये जो है इसमें FIR भी होगी जो फ्रीक लेके जाएगा ड्यूरिंग दी, जब केस आपका चल रहा होगा, ट्रायल होगा, उस वक्त कोई दूसरे मुल्क नहीं ले जाएगा। अगर ले जाना चाहे तो फिर जो प्रोसेस होता है हुकूमत का, उससे बाकायदा तौर पे परमिशन लेनी होती है और सारा इस तरह तो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। ये एक ठीक हो गया। बिल्कुल, क्राइम में ये सारी चीजें आती हैं, बढ़ते हुए क्राइम को कैसे कम किया जा सकता है? देखें, क्राइम कंट्रोल करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था और उस पर काम भी हुआ, लेकिन उसको फाल नहीं किया गया। तो उम्मीद है जैसे जब फाल होगा, रोज़ाना बहुत ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े के वाक़यात हैं वो हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है, लाइट्स हैं नहीं गलियों में आप देखें, और इसमें जब तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल नहीं होगा, और रोज़ाना की मैं आपको बताऊं, एक हफ्ते में 2 करोड़ से ज़ायद मुल्तान में लोग जो है वो अपने कीमती जो उनका सामान है उससे वो जाते हैं। उसके अलावा मर्डर अलग हो गया, लड़ाई झगड़े डकैती के दौरान जो फायर मारने के वाक़यात हैं वो अलग हैं। 2 करोड़ रुपए एक हफ्ते के दौरान, 1 वीक में 2 करोड़ 2 करोड़ के 2 करोड़ का सामान लूट के अच्छा, सामान की बात किसी कर के रहे हैं। तराई जेवरात, किसी के जानवर, किसी की गाड़ी, ये ओवरऑल जो हमने वो किया है तो 2 करोड़ का एक हफ्ते में। तो यानी बढ़ रहा है क्राइम। तो अब देखें, आप खुद जाएं, रात को अंधेरे होते हैं गलियों में, हुकूमत की जिम्मेदारी है स्ट्रीट लाइट लगाना, हुकूमत की जिम्मेदारी है प्रोवाइड करना लोगों को मेंटली सुकून हो। आप 11 बजे बाहर तो नहीं निकल सकते, आपके पास बाइक होगी तो डर होगा बाइक कोई छीन लेगा, गाड़ी होगी तो डर होगा कोई कीमती मोबाइल है, आपकी ज्वेलरी है, तलाई जेवरात है, कोई छीन लेगा। ATM से निकलते हुए रोज़ाना हम देख रहे हैं हर चौथा पांचवा उस दिन बाद एक वाक़या हो जाता है। नौसरबाज नए नए तरीकों से जो है वो वारदातें कर रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, कब तक कंप्लीट होगा? वैसे ये तो बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं कि कंप्लीट होने वाला है। देखें, उसमें काम चल रहा है, लेकिन अब जरा स्लो हो गया। जहां तक मुझे पता है कि अप्रैल में इन्होंने मुकम्मल करना था, जहां तेज होना चाहिए था वहां स्लो हो गया, वो स्लो हो गया। तो जब तक ये नहीं होगा फाइनल, और उसके बाद फिर छोटी छोटी पिकेट्स जो एक निज़ाम है, हमें खुद भी वैसे अगर किसी महल्ले में रहते हैं तो जो वहाँ के मिल के एक गार्ड रख दें या मिल के निगरानी का सिस्टम इस तरह बहाल होगा तो कंट्रोल होगा। हर चीज़ अगर हम पंजाब पुलिस पे डाल देंगे तो फिर ऐसे ही लूटते रहेंगे। क्यों? हमारी फोर्सेस, हमारी जो पुलिस है वो कम है, उनकी तादाद, प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ बहुत हैं, मैच है उधर लगे हुए हैं, किसी VVIP शख्सियत ने आना है, उनके साथ मेला हो रहा है, कोई भी इवेंट है तो पुलिस वहाँ पे खड़ी है किसी भी इवेंट में, तो उसमें तादाद बहुत कम है। थानों में देख लें, इलाका बहुत बड़े दिए हुए हैं, थानों के इलाके 20-20 किलोमीटर तक भी मुल्तान में है। तो जब जहाँ क्राइम होता है ये मौके पे पहुँचते हैं, दूसरे एरिया में फिर हो जाता है। आबादी बढ़ चुकी हुई है, फोर्स की बढ़ाने की ज़रूरत है, सेफ सिटी को प्रोजेक्ट को फाल कर। इसके साथ साथ हमें खुद भी पता हो गया हमारा हमसाया जो है कौन आया बैठा है, इसने किराएदारी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराया है, क्या इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्या काम करते हैं, ये हमें खुद बताना चाहिए, पता रखना चाहिए। अगर कोई मशकूक एक्टिविटी है तो बताना भी चाहिए। जब खुद हम किसी का इल्म नहीं रखेंगे, अपने सामने ही हमारे सामने ये लोग मशकूक रह रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, तो फिर हम खुद भी लूटेंगे, हमारे बहन भाई भी लूटेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, इस पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बनना भी बड़ा ज़रूरी है। वक्त होता है ब्रेक का, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसी के साथ साथ अदनान साहब आपकी तरफ आऊँगी। अदालतों में कोर्ट फीस टिकटों की अदम दस्तयाबी, साइलिन को मसाइल का सामना है, परेशान है, कब हल होगा ये? देखें, ये कल मैंने क्योंकि फर्स्ट डे था वीक का, तो जब मुझे सुबह पता लगा कि टिकट्स जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं, टिकट्स क्यों दस्तयाब नहीं है, जब मैंने इसकी क्वेरी की तो पता चला, सेशन जज साहब से मीटिंग की, डीसी साहब के पास फौरी पहुंचा, तो उन्होंने कहा जो अकाउंट ऑफिस मैनेजमेंट है उन्होंने कोई न्यू पॉलिसी बनाई है, उसके लिए उनको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक से जब टिकट्स मिलेंगी तो इसमें ताखीर हो रही है। तो मैंने देखा कि मसाइल थे हमारे लॉयर्स के किसके कि बेल दायर नहीं हो रही थी, सिविल कोर्ट में स्टे दायर नहीं हो रहा था, अपीलें दायर नहीं हो रही थी। मैंने फौरी से सबसे मीटिंग की और उनको हमने सुबह 9:30 बजे ही इसका एक्शन लेते हुए हमने कहा अगर टिकट्स दस्तयाब नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पे प्री अरेस्ट फाइल नहीं हो सकती, स्टे मैटर जो है वो फाइल इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकती। तो खैर उन्होंने हमारे कहने पे एग्जीक्यूटिव बार की, मैंने और प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार जो मलिक जावेद अली डोगर साहब, उनके साथ मुलाकात करते उन्होंने फिल फॉर ऐलान किया कि सब्जेक्ट टू पेमेंट, यानी लेटर ऑन आप टिकट्स लगा दें लेकिन दायरी बंद नहीं होगी। तो कल में हमने इसको कंटिन्यू रखा, क्योंकि लॉयर्स के साथ वो अवाम भी तो अटैच है ना, जो 20 से 25 हज़ार लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रोजाना विजिट कर रहे हैं, जो आ रहे हैं केसेस में, तो उनको मुश्किलात दरपेश थी ना, किसी कोई अरेस्ट हो जाता, किसी का स्टे लेना था, तो हमने फिल फॉर इसको हल करते हुए कल विदाउट टिकट्स जो है वो दायरी ओपन रही है। लेकिन डीसी साहब ने प्रॉमिस किया था कि आज हम स्पेशल काउंटर बना रहे हैं और स्पेशल काउंटर पर हमने स्पेशल तौर पर वहाँ लोग डिप्यूट कर रहे हैं मुलाजमीन, और 2-3 काउंटर बना के वहाँ पे टिकट्स दस्तयाब होंगी। अभी वैसे मुझे कम्युनिकेट हुआ है कि टिकट्स आ गई हैं और इंशाल्लाह आज ये मसला हल हो गया। ज़बरदस्त। और इसी के साथ न्यू सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की ज़ेर तामीर बिल्डिंग के बारे में क्या कहेंगे, वो कब तक मुकम्मल होगी? देखिए, ये जो मनसूबा है, ये दोनों मनसूबे साथ साथ थे, जुडिशल टावर और पार्किंग प्लाजा। ठीक है। ये दोनों जो थे जस्टिस अमीर भट्टी साहब और कासिम खान साहब, हमारे जो चीफ जस्टिस पंजाब रहे हैं मुल्तान से जिनका ताल्लुक है, ये उनको क्रेडिट जाता है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने दौर में इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया और फंड्स रिलीज़ किए, क्योंकि इससे पहले जुडिशल जो कम्प्लेक्स था वो हमारा मतीतल में एक और मौजूद है, लेकिन वो तो फ्यूचर में देखेंगे उसको क्या करना है। लेकिन अभी हमारा जुडिशल टावर जो है, वैसे उसकी जो डेट ऑफ कंप्लीशन थी वो जून 2025 दी गई थी। जब मैंने सेशन जज साहब से मुलाकात की और उनसे पूछा कि ये कब हैंड ओवर होगा और ये यानी कि अदालतें कब शिफ्ट होंगी, वो तो हमें हैंड ओवर नहीं होना, तो उन्होंने कहा जी पार्किंग प्लाजा जो है वो हम आपको 15 मई को दे रहे हैं, लेकिन ये जो जुडिशल टावर है ये 10 मंजिला इमारत है और वो ग्रे वर्क जो है वो उसका मुकम्मल है वैसे, और उसका अब जो है ना इंटीरियर जो काम है ना वो होना है। फंड्स की कोई अदम दस्तयाबी है, तो वो ये कहते हैं कि जून 2025 में तो मुकम्मल नहीं होता, लेकिन इसको 1 साल तकरीबन और लगेगा। 1 साल के बाद ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और अदालतें जो है वो सारी जुडिशल टावर में शिफ्ट हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि 1 साल में मुकम्मल हो जाए। हाँ, अगर वैसे क्योंकि अगर ये पार्किंग प्लाजा वाला हुआ तो फिर हमने तो बहुत टाइम पहले इसकी डेट सुनी थी कि ये, लेकिन अब 15 मई फाइनली आ गई है, तो इसी तरह इसका भी उम्मीद करते हैं कि 1 साल में मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद तो है। वकीला कम्युनिटी का किरदार, इस पे तो हमने बात की भी, मजीद भी इस पे बात करेंगे, लेकिन वकीला के मसाइल पे अगर बात कर ले तो वो कौन कौन से मसाइल हैं? देखिए, वकीला की यही जो मसाइल हैं ना, उसमें जो बुनियादी मसाइल हैं जैसे बाकियों के होते हैं, इस पर हमने भी फोकस किया हुआ है। अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने एक जुडिशल एजेंसी बनाई है जिसके तहत हमारे जो नौजवान वकला हैं उनको केसेस की फराहमी जो है वो अवलीन तरजीह हो, तो उसी सिलसिले में हमने तकरीबन पब्लिकली मैसेज किया कि जो लॉयर्स जो हैं वो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं या लीगल एड एजेंसी के ज़रिए काम करना चाहते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दें। तो उनमें हमारे पास तकरीबन 150-200 दरखास्तें जो है वो हमारे पास जमा हुई हैं और वो एज इट इज़ हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिस है उसको भिजवा दी है और इंशाल्लाह वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर जो है ना वो उनकी जो है ना वो ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो फिर वो ये होगा कि जब भी कोई क्रिमिनल केस में, फैमिली केस में या हाई कोर्ट में कोई भी अगर अवाम जो है वो लॉयर इंगेज नहीं कर सकती, तो उसको फिर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो खुद से लॉयर देगी
और उसकी फीस 10,000 से लेकर 50,000 तक है। अच्छा। यानी 50,000 तक वो जो फी है कौंसल की, वो पंजाब गवर्नमेंट पे करेगी। तो उसकी लिस्टें हमने बना के पंजाब गवर्नमेंट को भेज दी हैं। इंशाल्लाह वो भी मसला हल हो जाएगा। उसके अलावा लॉयर्स का ये पार्किंग का मसला था, ये हल हो रहा है। उसके अलावा हमने सेहत कार्ड के हवाले से भी वर्किंग कर रहे हैं कि हमारे लॉयर्स को, जो हमारे सीनियर लॉयर हैं ख़ास तौर पे, उनको, उनके अहल खाना को कुछ ऐसा सेहत कार्ड बना दें जिससे एक ऑनरेबल तरीके से वो जाएं और अपना इलाज उनका मुमकिन हो सके। और उसके अलावा एक और जो है वो तरजीह ये भी है, कोई ऐसा बेनेवलेंट फंड कायम करें जिसके ज़रिए जो वकला का इंतकाल हो जाता है उनको, उनके वारसान को, या कोई बीमार होते हैं या कोई ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस को तर्क कर देते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी स्कीम मुतारफ़ कराई जाए जो उनको जो है ना स्टेपमेंट जो है वो मंथली या 6 मंथ तक उनको रेगुलरली पहुंचाया जाए। तो ये हैं मंसूबे। और अब हमारे डे केयर को भी हम फाल करने जा रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग तो मौजूद थी लेकिन वहाँ पर चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और उसके अलावा हमारा IT में भी बड़ा हमने रोल प्ले करना है। और अभी हमने हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी एक लेक्चर करवाया है। उसमें यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, लॉयर्स को, कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए और IT के ज़रिए कैसे अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर अपना तारुफ करा के वहाँ से केसेस आपके पास रेफर हों ताकि आपकी आमदनी में इजाफा हो। जबरदस्त, ये भी बहुत अच्छा एक प्लान है जो कि दिया गया है। जबरदस्त। आजकल का दौर है ये IT का, आपको पता है IT को प्रमोट होना चाहिए। बिल्कुल। मगर हुकूमत पंजाब की जानिब से लीगल एड का क़याम जो है वो उसको देखा गया है। इससे गरीब और नादार अफराद को कैसे फ़ायदा होगा? लीगल एड देखिए ना, इसी पे अभी अदनान साहब ने बताया कि 200 एप्लीकेशंस गई हैं, ये लीगल एड एजेंसी थी। तो इसमें सबसे अहम जो बात थी जो हम देख रहे थे, ऐसे बहुत से अफराद हैं। देखें, डिस्ट्रिक्ट जेल में इस वक्त 600 से 700 जो मुलजमान के रखने की जगह है और 1500 से 1600 वहाँ पे पड़े हैं। और उसमें आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिनके घर वाले जो है वो वकील इंगेज करके उनको छुड़वा नहीं सकते। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक गरीब बंदा होता है। इसमें अहम बात तो यही थी कि जिसकी तनख्वाह 50,000 से कम होगी। लीगल एड एजेंसी। हाँ जी, लीगल एड एजेंसी यही थी। 50,000 से कम आमदनी वाले अगर अपनी कौंसल नहीं रख सकेंगे फीस। और अहम बात ये, फौजदारी केसेस के अलावा ये फैमिली केसेस के लिए भी जो है इसको वो होगा, जिसका अगर फैमिली केस भी चल रहा है उसमें खातून अगर इंगेज करना चाहती है, मर्द के लिए नहीं है, खातून अगर कौंसल रखना चाहती है तो उसको जो है उसका भी फ्री होगा और हुकूमत उसके पैसे वकील वकला साहबान को देंगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये फौजदारी केसेस और फैमिली केसेस ये कौन से हैं, क्या फ़र्क है? देखिए, ये फौजदारी जो केसेस, ये वो फौज वाले नहीं हैं। ये ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड के, यानी ऐसे क्राइम जिनके तहत जो फौरी तौर पे यानी सजाएं होती हैं, जिनको अरेस्ट होता है बंदा। सिविल तो ऐसे होते हैं जो अदालतों में चल रहे होते हैं, फैमिली जो हक के, तनसीख के, बच्चों की मुलाकातों के, बच्चों खर्चे के, जहेज सामान के, ये फैमिली में हो गए जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं कि मुझे बच्चे चाहिए या सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने हैं, कोई इस तरह का। और जो फौजदारी है लड़ाई झगड़े के आम रूटीन में यही है। मुख्तसर यही है कि जो लैंड जो है ना मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मुकदमात जो ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं वो सिविल होते हैं यानी दीवानी, और उसके अलावा जो क्राइम से मुतालिक होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं इसमें थानों में और जिस पे सजाएं होती हैं पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, वो फौजदारी मुकदमा। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपको भी बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। यहाँ वक्त होता है ब्रेक का, हम वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं हम, और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि तालीम बड़ी ज़रूरी है। जब तालीम नहीं होगी तो शऊर नहीं होगा, तो फिर बहुत सारी खराबियाँ पैदा होती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छी तालीम मिले और आप अच्छी तालीम हासिल करें। इसके साथ साथ लगता है गला भी जवाब दे गया, और तालीम के होना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसी के साथ साथ हमने जब ये सारा देखा कि जब पाक भारत कशीदगी थी और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के, स्पेशली बच्चों की बहुत सारी वीडियो सामने आई, हमने देखा कि बच्चों का मोराल बहुत हाई है और वो पाकिस्तान के मोहब्बत में जो जज्बा रखते हैं,
बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हमने भी बॉर्डर पे जाना है, हमने भी लड़ना है। और बहुत पॉजिटिव वे में उनके जो रिएक्शन थे वो आ रहे थे। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो कहते थे कि हमने डिफेंस करना है, हमने अपने अपने लोगों का, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी लोगों का दिफा करना है। तो ये सोच आती है, कहाँ से आती है? जब आपकी तरबियत अच्छी होगी, जब आपको तालीम अच्छी दी जाएगी। इस वाले से आज हम बात भी करेंगे। और हमें आज ज्वाइन किए एजुकेशनिस्ट हैं शमीम नसीम साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। शमीम सईद, सॉरी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अक्सर नाम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें ज्वाइन किया और हम इस सेगमेंट का आगाज़ फिर से कर देते हैं कि हमने तमाम लोगों को एक पेज पे देखा जब हमने पाक भारत कशीदगी देखी। तो इसमें तमाम लोगों के बारे में हमने बात भी की कि वकला बरादरी का जोश जज्बा कैसा था, अवाम का जोश जज्बा कैसा था। तो इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि जो उसातिज़ा होते हैं, ज़ाहिर है एक उसातिज़ा अगर 40-50 क्लास को पढ़ा रहा है तो वो उनको मालूम है कि मेरे बच्चों को किस तरह से टैकल करना है। ये बच्चों को क्या रिएक्शंस आते थे उस वक्त? अच्छा, ये जो माहौल है ना, इससे पहले के बच्चों के बारे में बात की जाए, मैं चंद अशार पढ़ना चाहूँगी आपकी इजाज़त से। बहुत से काम रहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, करोड़ों लोग भूखे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, खिलौनों वाली उम्रों में उन्हें हम मौत क्यों बांटे, बड़े मासूम बच्चे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, पड़ोसी यार जाने दो, हंसो और मुस्कुराने दो, मुसलसल अश्क बहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, भला इकबाल और गालिब का कहाँ बंटवारा मुमकिन है कि ये सांझे हैं असासे तुम्हारे भी हमारे भी, अगर नफरत जरूरी है तो सरहद पर इकट्ठे क्यों, परिंदे दाना चुगते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, चलो मिलकर लड़ें हम तुम जहालत और गुर्बत से, बहुत सपने अधूरे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, संभालें उनको मिलजुल कर सिखाएं फन मोहब्बत का, बहुत जोशीले लड़के हैं तुम्हारे भी हमारे भी, इधर लाहौर उधर दिल्ली कहाँ जाएंगे हम फारिस, यही 2-4 किस्से हैं तुम्हारे भी हमारे भी। वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। किसने लिखा ये शेर? पढ़ा तो आपने, लेकिन आपका लिखा हुआ है? नहीं, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, मुझे मिला और इतना अच्छा लगा कि उसके मुताबिक ही। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि हमेशा कहती हूँ कि मेरा हथियार मोहब्बत है। तो बाकी बात करने से पहले कि मोहब्बत, सारी उम्र मेरी तकरीबन एजुकेशन में ही गुजरी है, तो बच्चों को यही सिखाया है हमने। हम अपना काम कर रहे हैं कि किस तरह वतन की मोहब्बत, इसमें तो इस वक्त जो कुछ भी कहा जाए कम है। अल्लाह ताला हमारे बहादुर फौजियों को सलामत रखे, उनमें जज्बा तो है ही, उनकी हिफाजत फरमाए। और हमारे बच्चे, खास तौर पर स्कूल कॉलेज के बच्चे, वो तो कहते हैं हम भी जाते हैं आगे, हमने कहा हम भी जाएंगे आगे। तो उनका हम ये कहते हैं कि आपका काम ये है कि आप अच्छा पढ़ें, ठीक है, अपना अपना फर्ज जो है हर कोई अदा करे। तो जो बेसिकली जो मैं समझती हूँ कि हथियार मोहब्बत है, तो मोहब्बत से कैसे डील, कलम में कितनी ताकत है। तो ये उस सिलसिले में कि तलवार में अपनी ताकत है सॉरी, लेकिन यह कि कलम की ताकत का अपना जोर है, तो उसके जरिए से हमने क्या करना है। तो ये एक पैगाम था, शुरू इससे किया, शायद आखिर में भी चंद अशार है। ये भी तो है ना कि इसी तरीके से आप कलम की ताकत से, आप पढ़ाई से, तालीम से, शऊर से, तरबियत से आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आप अपने मुल्क में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि आप एक अच्छा शहरी बन रहे हैं। तो बच्चों की तरबियत इस हवाले से करना भी बड़ा ज़रूरी है। और बच्चों का जोश व जज्बा जो हमने देखा वो काबिले दी था, हमने उनको सराहा भी, और बहुत सारे इस तरह की वीडियोस भी आई जो देख के बड़ा अच्छा भी लगा बच्चों की। तो वो ये इस इंतजार में थे, हमला क्यों नहीं करते, हमला क्यों नहीं करते, इंतजार क्यों कर रहे हैं। उनको ये नहीं है कि हार, जाहिर है हमारा भी नुकसान है, जंग का तो नुकसान दोनों तरफ होता है। तो अपने, लेकिन वो कहते हैं कि इनको जवाब देना है, इनको जवाब दे। और उनको जैसे ठंड पड़ जाती है ना, जब उनको जवाब मिला है इंडिया को पाकिस्तान की तरफ से, जैसे ठंड पड़ जाती है ना, उसी तरह था। तो बाकी ये कि हमारा काम, जैसे आपने कहा, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं अपना काम, कि हमारा काम अमन सलामती के सबक देना है बच्चों को। हाँ, जब मौका मिले इंशाल्लाह हम सबसे आगे होंगे, बच्चे तो हमारे हैं ही ऐसे। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल हो गया। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हम बच्चों की तालीम के हवाले से आज बात करेंगे। बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने की
बेहतर उम्र क्या होती है? क्योंकि यही एक शुरू में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो पेरेंट्स की जो कॉन्वर्सेशन होती है वो यही, और परेशानी भी इसी बात की होती है कि किस उम्र में बच्चों को आखिर स्कूल में दाखिल कराया जाए। कुछ लोग कहते हैं छोटी उम्र में नहीं कराएं, कुछ लोग कहते हैं छोटी उम्र में ही करवा दें। तो क्या चीज़ें हैं जो बच्चे की तालीम और तरबियत दोनों के लिए बेहतर हैं? असल में ये है कि मुख्तलिफ माहौल, जैसे बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में वो कहते हैं कि 7-8 साल से पहले तो बच्चे को स्कूल की शक्ल ना दिखाएं, लेकिन वहाँ का माहौल और वहाँ के वो ये नहीं कहते कि 7-8-9 साल का बच्चा घर बैठा है कुछ नहीं कर रहा। उनके और एक्टिविटीज़ हैं, किंडरगार्टन है उनकी, तो मतलब ये कि शुरू से उनका बच्चों का कोई ना कोई इंतज़ाम होता है जहाँ उनको वो बिज़ी रखते हैं। हमारे जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हमने इम्तिहान दिलवाना होता है मैट्रिक का, तो उसमें हमने बच्चों को शुरू से ही एक लाइन पर लगाना होता है कि ये आपने याद करना है। फिर हमारी एज जो है कि 12 साल होनी चाहिए जब 9th का एग्ज़ाम दें। 12 साल में 9th का उन्होंने देना है, और 9th का जो हमारा एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, उसमें बहुत कुछ रट्टा सिस्टम भी चलता है कि जब तक इतना कोर्स आप नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो जहाँ तक दाखिल कराने की, इससे हट के मैं ये बात करूँगी कि जब मैं जाती हूँ तो 4 साल का बच्चा कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा है, बाप को उसने जफ्फी डाली हुई, गिरता पड़ता है, दर्द आता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे। उसका हाल ये है कि आप उनको इतने प्यार मोहब्बत से पढ़ाएं कि वो कहें कि हमने जाना है। क्योंकि ये जो, और शायद ये कहे कि एक बच्चा, सुबह मैं बात कर रही थी कि किसी एक बच्चे को थप्पड़ लगता है तो लगता है कि मुझे पड़ा। तो ये है कि उनको प्यार मोहब्बत से वो शौक करें और बर्डन इतना ना डालें कि वो जैसा होता है ना कि ये एक पेज लिखना है, नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा, ये करके आना है, थोड़ा काम दें, प्यार से पढ़ाएं। तो एज का तो मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ, हमारे माहौल के मुताबिक अगर 3 साल से लेके, 3 साल छोटी उम्र है, 4-5 साल तक कोई माँ अपने बच्चे को घर बिठा के देखे, सुभान इतना मुश्किल होगा। वो तो कहते हैं हमारी जान छूटे, जाए बच्चे जाए। और जो बच्चे घर रह जाते हैं उनको माएँ फिर करते हैं कि मोबाइल चार्जर पर लगा हुआ है, वो उनको दे के, लैपटॉप दो के अपनी जान छुड़ा लेते, जो कि ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि बच्चा इतना आदी हो जाते हैं, मिसालें हैं ऐसी कि जो इतने आदी हो गए हैं कि फिर उनकी सोशल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। कि माँ अगर जॉब करती है, बाप जॉब करता है, बच्चा घर है मेड के हवाले, उसका काम, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो मेड को फिक्र होती थी कि मैं चार्जिंग पर लगा दूं कोई उसका लैपटॉप वगैरह, ताकि बच्चा देखे मुझे तंग ना करे। तो वो जो है वो हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। तो उसके लिए ये है कि स्कूलों में सबसे ज़्यादा यही है कि बच्चों को एक्टिविटी में लगाएं, उनको अप्रिशिएट करें, प्यार से पढ़ाएं, बच्चे आएंगे। तो 4 साल एवरेज होती है और मेरा ख्याल है हम उससे निकल 4 साल में बच्चों को स्कूल भेज देना चाहिए। क्योंकि 12 साल अगर हमने बोर्ड का इम्तिहान दिलवाना है तो वो कैसे दिलवाए, अगर लेट दाखिल करते हैं तो कैसे वहां तक कैसे बच्चा पहुंचे। और उसने वो एक लिमिटेड सिलेबस जो है वो लेवल के से हट के वो उसने रट्टा लगाना है, चाहे याद करना है, उसने लिख के पेपर भी लिखने हैं, MCQs नहीं है सारे, उसने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लिखने होते हैं। तो उसके लिए तो ये प्रैक्टिस हमारी करनी पड़ेगी हमें। क्या हर बच्चा इस एज में स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, इस काबिल होता है? हर बच्चे की अपनी एफिशिएंसी होती है। वो बच्चे कई तरह के होते हैं। वो हमारा तो चूंकि मेरा 2 हाई स्कूल है और एक कॉलेज एहतियात में है, तो वो बच्चा कोई कमज़ोर कहते हैं कि इसका दिमाग कमज़ोर है। मुझे इसकी समझ नहीं आती कि दिमाग कमज़ोर कैसे होता है, क्योंकि मैंने तो हमेशा अप्रिशिएट किया हर एक को कि सब कर सकते हैं, सब ऊपर तक जाएंगे। तो वो बच्चे में होती हैं कुछ माहौल की, कुछ जीन्स में आती हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा ब्राइट होते हैं। लेकिन अगर उनको बच्चों को कहें कि आप कर सकते हैं, आई कैन आई विल, टीचर का मेरा मोटिव यही है कि आई कैन आई विल, और बच्चे को भी कि हर बच्चा कर सकता है, उसको कभी डिस्करेज ना करें, पुअर ना कहें उसको, ये नहीं कि ये नहीं कर सकता, उसका मोरल वहीं डाउन हो जाएगा। उसको अप्रिशिएट करें, उसको आगे लेके चलें। और टीचर ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो तो उसको तो छा जाए बच्चे, तो उसके पीछे कि वो अगर छोड़कर जाने लगे तो बच्चे रोए कि भी हमने तो इसी टीचर से पढ़ना है। तो वो एक माहौल होता है, वो टीचर के हवाले होती है क्लास। अगर पूरा कैंपस प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है तो क्लास टीचर को रिफ्लेक्ट करती है। तो वो टीचर के हवाले रॉ मटेरियल आया होता है, ये उस पर है कि कैसे उसने पढ़ाना तो तराशना कैसे है, उसको डायमंड कैसे बनाना है। तो उसके लिए अपना पहले उसको करना पड़ेगा कि वो मैंने कैसे रोल मॉडल बनना है। ये भी एक चीज है, बच्चों को संभालना वैसे बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। और आजकल तो 3 साल के बच्चों को भी स्कूल भेज रहे होते हैं कि आप स्कूल जाएं। उसको सही से वो सुबह उठ नहीं पा रहा होता, सही से उसको पेंसिल तक पकड़नी नहीं आ रही होती, और उसको आप स्कूल भेज देते हैं। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो ज़ाहिर है वो एक इन्वायरमेंट होता है, जब आप उस एज में उस इन्वायरमेंट में दाखिल हो जाते हैं कुछ ना कुछ तो सीखते ही है ना। तो बेहतर है कि बच्चा, वो 3 साल का बच्चा अगर घर देर तक सोता रहता है
बेहतर है कि उसको स्कूल भेज दिया जाए, तो वो कुछ ना कुछ तो सीख लेगा। बस वो डिपेंड करता है ना कि आपका स्कूल की एक्टिविटीज़ क्या है। हम्म। तो मेरा तो यही होता है कि अगर टीचर के हवाले एक बच्चे की है, 20 बच्चे हैं उसके पास, तो 20 बच्चों को ज़रूरी नहीं कि वो इतना काम दे कि बच्चे वहीं कह के कर ही नहीं सकते, किया क्यों नहीं है, घर से होमवर्क क्यों नहीं कर ले। लाइट हल्का काम करे, आप 2-3 वर्ड्स दे दें शुरू में, उसको लिखें, उसको ड्राइंग में कि पेंसिल चलाना सीखे, फिर उसके बाद उसकी एप्रिसिएशन जो है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसमें ये गलती कल नहीं होगी, कल बहुत अच्छा काम करके आओगे, घर से भी अच्छा काम कर। तो एप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है कि बच्चे को आगे बड़े भी आपको कहूँ मैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे लगे, आप बहुत अच्छे लगे, और यकीनन खुशी होगी आपको। खुद एतमादी इंसान के अंदर खुद ब खुद पैदा होना है। एप्रिसिएशन भी बड़ा काउंट करती है कि वो अगर कहें कि नहीं जी आज तो आप बिल्कुल जी आपकी शर्ट अच्छी नहीं है, कुछ बड़ी बड़े भी उसी में हो जाते हैं कि नहीं आज ये मैं वाकई में, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो छोटे बच्चे तो बच्चे ही है ना। बच्चों को कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, उनको बताना कि बिल्कुल ऐसी बात है। आपने सही कहा कि उनको आप बताएं कि अच्छा लिखा है, अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा पहन के आए हो आज। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी माएँ ऐसी भी होती हैं जो कंपैरिजन में बच्चों को कह रही होती हैं, तुमने तो इतने नंबर नहीं लिए, फलां के बच्चे ने तो इतने नंबर लिए हैं, देखो वो तुमसे आगे है। तो एक ये चीज़ भी है जो बच्चे को सोचने पर मजबूर करती है। कहीं ना कहीं बच्चे ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। आजकल तो वैसे भी वो जो एक टेंशन है, डिप्रेशन है, वो मैंने सुना कि वो बच्चों में भी होती है। तो बच्चों की चीज़ें क्या होती हैं, वो स्कूल जाते हैं तो उसी से रिलेटेड होती होंगी कि फलां बच्चे ने मेरे से अच्छा परफॉर्म कर लिया, फिर उसको अप्रिशिएशन भी मिलती है, फिर उसको स्कूल में अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिग्रेड हो रहा होता है। आपने वैसी फैमिली में या कहीं ना कहीं आपको जहाँ 2 भाई होते हैं, एक भाई को अटेंशन ज्यादा है, दूसरे को शिकायत होती है, और प्रैक्टिकली वो ऐसे ही होता है कि एक भाई अगर आगे निकलता है दूसरा डिप्रेशन का शिकार होता है। अक्सर होता है कि जहाँ तक मेरे नॉलेज में है 2 भाई इकट्ठे इक्वल नहीं जा रहे होते, एक में जरूर, चाहे बड़े में या छोटे में, वो कंपैरिजन माएँ करती हैं। तो मतलब अगर बड़ा है, फैमिली में भी मिसालें हैं कि बड़े बच्चे अगर निकल गए तो छोटे को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो उस फील्ड में अच्छा ना हो, उसके और बहुत सारे गट्स हो। मतलब हम अपने बच्चे फैमिली में कि अगर बड़ा बच्चा बहुत अच्छा है, मेडिकल में पहुंच गया, दूसरे के मार्क्स नहीं आ रहे उतने, तो हो सकता है वो इस फील्ड से हट के किसी और फील्ड में बहुत ज्यादा वो नाम कमाए। तो ये चीजें हैं कि डिस्करेज नहीं करना चाहिए और कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए कभी। 2 बच्चों में जो है, 2 में तो कभी नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर कंपैरिजन करेंगे तो में वो एक बच्चा जरूर उसका इफेक्ट नेगेटिव होगा, इफेक्ट उसका। ज़ाहिर वो जब नेगेटिव इफेक्ट अपने ऊपर लेगा तो फिर उसकी चीज़ें भी डिस्टर्ब होंगी, और ना सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी जो माएँ कहती हैं कि फ़लाँ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फ़लाँ आपका कज़न था, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम होनी चाहिए ताकि बच्चों को आप कॉन्फिडेंस देंगे तो वो आगे बढ़ेगा। इसी के साथ वक्त ब्रेक है, वापस आए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बच्चों की तरबियत में ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको बताएं कि आप जो परफॉर्म कर रहे हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर आपके स्कूल की रिपोर्ट बहुत अच्छी है। हाँ, टेक्निकली चीज़ों को टैकल करें। अगर बच्चे में कुछ फ्लॉज हैं, अगर वो चाहता है कि कुछ अच्छा करे लेकिन कर नहीं पा रहा, तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से उसको बताएं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, आपने कल इसको इस तरह से करना तो अच्छी हो जाएगी, बेहतर करेंगे। तो ये चीज़ें अपने बच्चों के अंदर आपने बिल्कुल लाजमी डालनी है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे वेदर की। आज जब मैं सुबह मॉर्निंग शो में ही मेरे गेस्ट बैठे हुए थे, कहते आज बड़ी गर्मी है। मैंने कहा कल भी बड़ी गर्मी थी जी, कल और आज बड़ी गर्मी है। तो मौसम का हाल जानते हैं कि कितनी गर्मी शदीद आ चुकी है, क्योंकि मई आ चुका है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये तो बड़े गर्म महीने होते हैं। तो देखते हैं कि क्या वेदर अपडेट्स है। हमारे साथ हसन मलिक है। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी, शहर ओलिया, मुल्तान और गिरदो नवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर में सुबह सवेरे से ही गर्मी की शिद्दत अपने जोबन को छूती हुई दिखाई दे रही है, और आज मुल्तान शहर में सुबह सवेरे से ही गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। और बिल्कुल सेम इसी तरह के वेदर कंडीशंस हैं जिस तरह से आज से 10 से 12 दिन पहले तक थी, लेकिन उसके बाद से क्योंकि मौसम अबर आलूद हो गया था, मुल्तान शहर में बारिशों का स्पेल आ गया था, तो मौसम कदरे बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा था। दर्जा हरारत भी नुमाया तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आज की बात की जाए, आज हल्की हल्की हवा चलने के साथ भी सुबह सवेरे से गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है, और आज मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत भी अपने जोबन को छूती हुई दिखाई दे रही है।
आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात करें, क्योंकि मौसम खुश्क है, गर्मी की शिद्दत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है, तो उसमें हवा में नमी का तनासुब भी कदरे कम है, जो कि 45% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 92 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड होने की वजह से कदरे बेहतर है, जो कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों के लिए इसमें मुल्तान आज चौथे नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर का मतलब बिल्कुल साफ रहेगा, सूरज अपनी आबोताब से चमकता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है, अपने सरों को ढांप कर निकलें, अपनी गर्दन को ढांप कर निकलें, और जब बाहर निकलें स्पेशली पीक आवर्स में अपने आउटडोर एक्टिविटीज को महदूद रखें और इंडोर एक्टिविटीज की तरफ खासी तवज्जो दें। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब साफ, गर्म और खुश्क रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हसन। और गर्मी और वेदर अपडेट आपने हमें दी, खुश्क रहने के आपने अपडेट दी कि आगे इम्कानात हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। बारिशें हो चुकी हैं, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि बारिशें हों, क्योंकि बारिशों के बगैर गुजारा नहीं है हमारा। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो प्री स्कूल की तालीम होती है या फिर जो नर्सरी की हम बात करते हैं कि बच्चों की तालीम, वो कितनी ज़रूरी है। अक्सर माएँ ऐसी करती हैं कि वो जो प्री स्कूल होता है, पीजी होता है या नर्सरी होता है, वो उसको क्रॉस करके अगली क्लास में बच्चों को एडमिशन करा देते हैं। तो वो कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए? मेरे ख्याल में वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो बच्चा जाके यूज टू होने में उसका टाइम लगता है, उसको अपनी टीचर के साथ क्लास में बैठने में, उसको पेंसिल पकड़ने में और या सारा एटमॉस्फेयर के साथ उसमें उसका टाइम लगता है। तो उससे उसको पेरेंट्स नहीं गुजारते, अगर वो कहते हैं कि 1-2 में ले जाएं। लेकिन जो डे 1 जो वहाँ है, अब अक्सर बच्चे रोते हैं, कहते हैं कि हमने नहीं क्लास में बैठना, फिर उनको ये है कि मेरे पास आके बैठ गए या कोऑर्डिनेटर के पास। तो वो ये जो टाइम है वो सिर्फ नर्सरी इन छोटी क्लासों में हो सकते हैं। अगर वो कहें कि जंप लगा के, अगर तो जो अर्ली एजुकेशन है वो घर में नहीं हो सकती। माँ बाप जितना मर्जी पढ़ाएं, बच्चे को जो एक सोशल एटमॉस्फेयर चाहिए होता है अपनी उम्र के बच्चों का, वो उसको कहीं नहीं मिलता। आप देखें घर में बच्चे बाज़ वक़्त होते हैं कि मासियों के बच्चे होते हैं, उनसे ज़्यादा खुश रहते हैं बजाय इसके कि बड़े बच्चों, उनको ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती, बाहर बैठे उन्हें बड़े कुछ भाग दौड़ रहे होते हैं। तो वही जो माहौल जो है वो जो अगर हम स्कूलों में देते हैं कि बच्चों के साथ बैठें, किस तरह उठना बैठना है, नहा के आना है। घर में अगर बच्चा है तो वो नहीं नहाया बाद में नहा लेगा, या इस तरह के कुछ उनकी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जो कि सुबह आके असेंबली में डिसिप्लिन सीखता है बच्चा, जाता है क्या है, उसने यूनिफॉर्म पूरा पहना हुआ होता है। तो और ख़ास तौर पर सोशल बिहेवियर जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और वो वहीं हो सकता है जब वो क्लासरूम में आता है। ठीक हो गया। अच्छा, पहला दिन जो बच्चे का गुजरता है, अक्सर बच्चे हम देखते हैं बड़े रो धो के जा रहे होते हैं, दिल नहीं करता, वहां जाके माओ को चिपक जाते हैं कि वापस जाना है। तो पहले बच्चे का जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे एट स्कूल, वो किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं? खुशगवार बनाने के लिए क्या चीजें होती हैं? बस वो डिपेंड करते हैं, कुछ बच्चे तो कई दिन रोते हैं, कुछ वहाँ फिर माएँ, हमारा अपना भी एक्सपीरियंस है कि बच्चे को दाखिल छुप के देख रहे थे कि रो तो नहीं रहा, लेकिन पेरेंट्स को हम कहते हैं कि आप चले जाना। पहला इफेक्ट तो बच्चे को ये पड़ जाता है कि अब मैं इनके हवाले हूँ। फिर उसके बाद ये है कि कुछ बच्चों से कि तारीफ करें, कुछ उनको खाने पीने के लिए कोई चीज़ें दे दें, कुछ और चीज़ें दिखा दें, घुमा दें, ये चीज़ें हैं, स्कूल में झूले हैं, अब थोड़ा सा पढ़ लोगे फिर इधर आएंगे। तो पहला दिन बड़ा मुश्किल होता है। कुछ बच्चे तो बहुत धाड़े मारते, टांगे हाथ मार रहे होते हैं, पकड़ पकड़ के उनको क्लास में भाग जाते हैं, क्लास से गेट की तरफ भागते हैं। उस वक्त हमने गेट कीपर को कहा होता है ख्याल रखना है, इधर उधर से कहीं बच्चा कहीं निकल ना जाए, हमारी जिम्मेदारी है। तो बहुत तमाशे भी लगाते हैं, लेकिन फाइनली उनको पता होता है कि अब मैं इनके रहमो करम करूँ। तो अच्छा, वैसे आजकल जमाना बदल गया, आजकल के बच्चे भी इस तरह करते हैं। मुझे लगता है आजकल के बच्चे बड़े शार्प हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, और उनको शायद अब वो चीजें नहीं रही। बहुत फर्क है। मेरे पास मुझे जहाँ अब मैं जॉब कर रही हूँ एज ए प्रिंसिपल, वहाँ मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके बच्चे भी आए, में एडमिशन लिया उन्होंने। तो वो बात हो रही थी, वो बच्चे बड़े कहते थे कि हम ना मैम के कमरे में आते हुए ना हमें बड़ा डर लगता, हम थर थर कांपते थे, अंदर नहीं आते थे।
अब जो उनके बच्चे हैं वो तो ब्रेक में मैं चाय पी रही हूँ तो मैम आ जाए, हाँ बच्चों कोई काम नहीं, हम आपका हाल पूछने आए थे, आप ठीक हैं, आप सुबह से आपने कुछ खाया है, हम आपको कुछ ला दें, अपने वो उन्होंने चिप्स पकड़े आप ये ले लें। तो इतना फर्क जो है कि वो पहले था, ये तो था कि भी डरना है क्योंकि मेरे पास गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं तो डरना है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट। इवन देन जो पहले थे उनका जो है मिजाज और तरह का, आपके बच्चों का और तरह है। अब वो चाहते हैं कि हमें इंपॉर्टेंस मिले, प्यार से बच्चे बड़े हैं। तो वहाँ प्रिंसिपल के कमरे में आए होते हैं, ग्रुप आए होते हैं, कुछ मैं कार में चाय पी रही हूँ, अच्छा आ जाओ बच्चों, तो इस तरह की बातें। तो मैं तो अंदर से, मुझे तो अंदर से ठंड पड़ रही थी छोटे बच्चों को देख के कि आप अच्छी लग रही हैं, आज आपका कलर बहुत अच्छा पहना हुआ है, इस तरह ऐसी ऐसी बातें बड़ों की जरूरत नहीं होती थी उस वक्त। तो ये तो मुझे दोनों मतलब कंपैरेटिवली पता है कि उनके माँ बाप भी मेरे स्टूडेंट हैं, उनका क्या बिहेवियर था, बास के तो माँ भी बाप दोनों स्टूडेंट, और अब जो बच्चे हैं उनका क्या बिहेवियर। तो अब जो बच्चे जो हैं वो ज्यादा फास्ट हैं, उनकी जाहिर है मीडिया, उनको टीवी वो देखते हैं, अक्सर बच्चों के पास वो होता है मोबाइल होता है, तो वो बहुत आगे हैं, वो उतने नहीं। और वैसे हम कहते हैं कि पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे, अब माँ बाप बच्चों से डरते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। हाँ, जो कि डरना नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन अब माँ बाप, और उनको भी ये नहीं कि अच्छा बेटा सॉरी आइंदा नहीं करेंगे, सॉरी अब ये गलत है, ये भी मैं नहीं समझती कि ये गलत है। मतलब ठीक है एहतियात करें, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तो अब मैं अपने बच्चों की के दोनों बच्चे, हम घर से आना था, शहर की तरफ आना था, तब फर्टिलाइजर में थे, नहीं आ रहे थे तो दोनों आ गए, तो एक को गुस्सा आया, एक को थप्पड़ लगाया अंदर, दूसरे को लगा बाहर, मेरी टांग पकड़ के बैठ गया कि आपने मुझे क्यों मारा। मैंने कहा बड़े को भी लगा, कहते उसको अंदर लगा था, मुझे बाहर लगा, मेरे दोस्तों ने देखा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने तो बड़ी सीखी है ये जरूरी है बात बच्चों की कि उनका वो सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज ना हो। अब टीचर्स पनिशमेंट दें, अगर बॉयज भी साथ हैं तो वो हंसेंगी, लड़कियां हंसेंगी, बस क्या। अगर बॉयज का हो जाए तो वो उनका, मैंने कहा इनको कभी इस तरह ना करें। उनकी बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट के नहीं, ये जो कुछ भी है चाहे टीचर करो, पर लड़कियां हंस रही होंगी कि ये इसको पनिशमेंट मिली। इसी तरह बॉयज के सामने गर्ल्स बड़े सही होंगे। ऐसे ये चीजें बच्चों में पाई जाती हैं, इस पे मजीद भी बात करते हैं, लेकिन आपको एक अपडेट देते हैं। वो ये है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने ये बात कही है कि पीएसएल के मैचेस जो कि मुलतवी कर दिए गए थे पाक भारत की कशीदगी की वजह से, अब वो दोबारा शेड्यूल हुए हैं, और इस शेड्यूल में 17 मई से 5 मई तक डेट आई है जिसमें ये पीएसएल के मैचेस करवाए जाएंगे। ये पीएसएल के मैचेस कहाँ खेले जाएंगे और किन किन शहरों में खेले जाएंगे, इस हवाले से अपडेट लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। और हमारे साथ है नदीम कैसर साहब। जी नदीम, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और इसी के साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं नदीम कि पीएसएल के मैचेस जो रीशेड्यूल हुए हैं, क्या शेड्यूल है, मैचेस कहाँ होने वाले हैं? जी, अभी तक जो पहले मैचेस होने थे, जो आपका पहला शेड्यूल तय हुआ था, उसके मुताबिक मैचेस होना थे। उसमें जो रह गए थे बकियात मैचेस, जिसमें एक मैच मुल्तान में भी शेड्यूल था जो 11 मई को होना था। जब वो शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ और ये भारतीय जारियत की वजह से, तो पहले वो कराची शिफ्ट हुए, कराची के बाद फिर दुबई ले गया, दुबई के बाद जब वो मुकाबले पोस्टपोन किए गए, तो अब ये जंगबंदी के बाद जो शेड्यूल है उसमें कहा यह जा रहा है कि 17 से आगाज होगा, और ये मैचेस जो है ना जो शेड्यूल किए जा रहे हैं पिंडी, रावलपिंडी और लाहौर में किए जा रहे हैं। और मुल्तान में की जो शायकीन क्रिकेट हैं उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि जो मैच मुल्तान का और ग्लैडिएटर का मैच था वो मुल्तान में भी शेड्यूल किया जाए, क्योंकि इसमें लैया से ताल्लुक रखने वाले हसन नवाज ने जो कोयटा ग्लैडिएटर से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें कभी भी अपने होम ग्राउंड पर नहीं खेला। पीएसएल का पहला मैच था जो उन्होंने खेलना था 11 मई को। तो बहरहाल अब यह है कि जो शायकीन क्रिकेट है मुल्तान की, उनकी भी दिली ख्वाहिश है कि वो हसन नवाज को यहाँ पर खेलता हुआ देखें। और इसके अलावा यह है कि जब अमन हो गया है तो अब तो किसी जगह कोई खतरा नहीं है, तो वो जो लाहौर और पिंडी के मैचेस में शेड्यूल किए जा रहे हैं, तो मुल्तान का मैच भी बहाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है, और मुल्तान में मैच शेड्यूल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुल्तान के जितने भी लोग हैं वो क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और उनका ख्वाहिश है कि जो मैच एक रह गया था वो मैच मुल्तान में किया जाए। और मुल्तान वैसे भी बहुत पीसफुल है, और इसी के साथ साथ हमने इस कशीदगी में भी देखा कि मुल्तान को टारगेट नहीं किया गया।
तो ये एक चीज़ है जो कि इस फेवर में आता है कि मुल्तान में शेड्यूल किए जाएं मैसेजेस। बहुत शुक्रिया नदीम, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। और मैडम मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने बात की कि जब बच्चे का पहला दिन होता है तो स्कूल में क्या होता है, किस तरह से बच्चों को प्यार मोहब्बत से पहला दिन उसका खुशगवार गुजारने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे का स्कूल में दिल लगे और वो आगे भी खुशी खुशी से स्कूल आए। लेकिन इसी के साथ साथ पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें क्या करना चाहिए कि बच्चा खुशी खुशी स्कूल आए जब वो सुबह स्कूल छोड़ गए हैं, या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें। बच्चे को एक तो पहली बात है कि जाहिर है सारे पेरेंट्स नहला धुला के बहुत अच्छे कपड़े पहनाएं। बच्चों की ख्वाहिश होती है कि सारी चीज़ें नई हों, हमारा लंच बॉक्स नया हो, हमारी वाटर बॉटल हो, बैग हो, खूबसूरत बुक्स हो, तो वो सारे एक तो उससे भी वो बड़ा खुश होता है। दूसरा ये है कि उसकी पसंद का लंच बॉक्स बना दें कि ये आप लें और आप आओगे तो मैं आपके लिए ये भी ये कुछ करूँगी ना, तो वहाँ से शुरू होता है। फिर वो ये है कि पेरेंट्स जाहिर है वो छोड़ के जाएंगे, अगर आपने दिल ना लगे तो हम आपको जल्दी ले जाएंगे। ये भी हमारा है कि अगर छुट्टी 1 बजे होती है और वो पहला दिन है उनका, तो अगर 10-11 बजे वो बच्चा फेडअप हो गया तो उसको घर भेज दें कि कल फिर आना, जल्दी ले जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि चंद दिन के लिए उनको जल्दी भेजना पड़ता है कि अब जब करोगे थोड़ा सा काम कर लो फिर हम आपको वापस ले जाएं। तो ये पेरेंट्स का होता है कि उनको ले जाएं। बाकी टीचर्स का तो है, टीचर तो वही टीचर बने जिसका स्टेमिना बहुत मजबूत हो, और टीचिंग जॉब बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मैं समझ ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इतने बच्चे एक टीचर होता है जिसने 20 से 25 बच्चों को पढ़ाना होता है। हर बच्चे की अपनी साइकी है, अपनी आदत हैं, पढ़ने का लेवल अपना अलग है, आईक्यू लेवल अलग है, तो सबको साथ लेके चलना बड़ा टीचर के लिए मुश्किल होता है। तो टीचर की महारतें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कितने अच्छे तरीके से वो स्टूडेंट को पढ़ाती है। हर एक स्टूडेंट को वक्त देना भी बड़ा ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टीचर प्रेफर कर रहे होते हैं, कुछ बैक बेंचर्स होते हैं, फिर वो भी इंफीरियर फील करते हैं। तो टीचर का हर बच्चे पे इक्वल तवज्जो देना कितना ज़रूरी है। देखिए पहली बात तो ये है कि इंसानों में एक चीज़ मुश्तरक है कि वो एक जैसे नहीं है, हर एक की अपनी साइकोलॉजी, अपना मिजाज है। तो टीचर के ऊपर तो ये है कि एक तो उसको हर चीज़ से हट के कि ये किस फैमिली से लिंक करता है, इसकी क्या है। कुछ लोग ये भी हैं कि अगर कोई बहुत अमीर घराने का है और कोई, मेरे पास तो ईंटें थोपने वाले बच्चे भी आए होते हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चे आते कि पीछे नहीं बैठना, मामा ने कहा था आगे बैठना है। तो मैं तो समझती थी कि गुनाह है कि अगर 4 साल के बच्चे में फ़र्क किया जाए। तो टीचर जो है उसको इक्वली रखनी चाहिए कि जिस फैमिली से भी बिलोंग करता है। फिर यह है कि कुछ बच्चे, और कभी चेहरे पर तो खूबसूरती पर तो उसको कभी कोई बात करनी नहीं चाहिए। मैं लासाल में गाइडेंस काउंसलिंग की इंचार्ज थी। कुछ बच्चों को कि टीचर काला है, ये काला है, इतना कॉम्प्लेक्स फील करते थे कि ये है कि कमज़ोर है तो कुछ नहीं खाने को मिलता, सारे कोई माँ बाप खा जाते हैं। ऐसे जो डायलॉग्स हैं, या ये है कि तुम्हारे माँ बाप ये नहीं करते, इस किस्म की चीज़ों से मुआवरा होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि टीचिंग जॉब बहुत मुश्किल है कि उसको रोल मॉडल बनने के लिए, और ये भी है कि टीचर आता ही बड़ी मुश्किल से है इस जॉब में। पहले उसकी कोशिश होती है कि मैं कि इधर उधर और जॉब लग जाए, लेकिन टीचिंग तो जाहिर है बहुत अच्छी है। और मैं कहती हूँ कि हर जो भी जॉब करते हैं उसकी रिटायरमेंट है, सिर्फ टीचर की नहीं है। टीचर आपको ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपका स्टूडेंट मिलेगा, वो आपसे 2 कदम पीछे चलेगा। टीचर की रिटायरमेंट नहीं है अगर वो अच्छा टीचर है। बाकी सबकी होती है। हम कहते हैं कि जब तक कुर्सी है, कुर्सी को सलाम है, उसके बाद चंद दोस्त या कुछ वो ख्याल करेंगे। टीचर की रिटायरमेंट नहीं, उसके लिए उसको साबित करना पड़ता है कि मैं, हाँ जी। अच्छा, बच्चे की तालीम पर सख्ती करना कितना ज़रूरी है, दबाव देना कितना ज़रूरी है कि कल तो ये याद करके आना, नहीं आना तो फिर सजा मिलेगी। फिर जिस एज के भी बच्चे होते हैं, मैट्रिक लेवल तक बच्चों पे सख्ती की जाती है, पेरेंट्स की तरफ से भी सख्ती होती है, फिर टीचर्स की तरफ से भी होती है। तो पढ़ाने का तरीकाकार क्या होना चाहिए? वो जो स्कूल के बाहर लिखा होता है मार नहीं प्यार, तो वो फिर उस पर हमें अमल करना चाहिए या फिर सख्ती करनी? मैंने अपनी ज़िंदगी से भी बहुत से सबक सीखे हैं। मैं BA में थी, हमारी एक टीचर थी फिलॉसफी की, तो उन्होंने टेस्ट देना, हमने तो अगले दिन कोई बहाना बना, तो उन्होंने बड़ा पोलाइटली कहना, अच्छा आज आपने तैयार नहीं किया तो फिर मैं कल ले लूँगी आपसे। अच्छा कल फिर हमने फिर बहाना बनाना, अच्छा आपने आज भी नहीं लेकिन कल आप ज़रूर दे दीजिएगा। लेकिन ये मिसाल थी उनके, वो तो बड़े आला पाए के प्रोफेसर्स थे। लेकिन यह है कि टीचर जो बच्चे को जो है कि थोड़ा सा ये भी देखें कि अगर होमवर्क किया क्यों नहीं है,
इसकी वजह क्या है। फिर वो पेरेंट्स से करे कि हो सकता है पेरेंट्स शादी पर गए उसको भी साथ ले गए हो, बच्चे का कसूर ही ना हो, उसको सोने का टाइम ना मिला हो, या वो क्लास में जिस तरह बच्चा अगर सर रख के सो रहा है, नींद में है, तो उसको थप्पड़ मार के उठाने की बजाय उसे उसका पूछें कि ये क्यों इस तरह बच्चे रात को नहीं सोए, या कहीं देर से आए हो, या क्या है। तो ये सारी चीज़ें संभालना बेशक बहुत मुश्किल है, लेकिन टीचर का काम है कि वो हर बच्चे की साइकी जाने। और साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट, आजकल बीमारियां भी फिजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, तो अगर वो बच्चों की शुरू से एक टीचर को साइकोलॉजिस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं कि उसने साइकोलॉजी में डिग्री ली हो, लेकिन ये कि उसको उसकी नफ्सियात समझनी चाहिए कि बच्चा चाहता क्या है। फिर कई बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम घर के होते हैं जो उन पर इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उससे भी हमें बचाना होता है बच्चों के कि यहाँ आपने पढ़ना है, आपने ये काम करना है, आप सबसे आगे जाओगे। ये सारा जो घर का भी माहौल है, मतलब ऐसे ऐसे माहौल से भी बच्चे आते हैं कि वो उसमें से उनको निकाल के आगे बढ़ाना भी हमें बात लगता है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन यह है कि हमारा काम है बच्चों की इस्लाह करना, तरबियत करना, उनको आगे लेके जाना, अपना काम करना है। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में और वो अच्छा ही होता है। अपने हिस्से का दिया हमने चलाते जाना। बिल्कुल ऐसी बात है। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। फरमाए और मेरे तालीम है, तो मैं इस सिलसिले में अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मैंने अपने गांव में एक स्कूल बनाया जिसमें मैंने कोई अपनी तरफ से बड़े गरीब बच्चों को आगे लेके आया, और मेरे जो रिजल्ट था 20 साल में 100% बोर्ड में था, ग्रेड 5 में। तो आप जिस तरह बड़ी खूबसूरत बात करें कि बच्चों को सबसे बड़ा जो रिश्तों की पहचान है, और मैं एक कंपटीशन कराता था, मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैंने स्कूल में काम किया, जिन्ना के नाम से मेरा स्कूल था जी। तो वो मैंने उनको कहा जी कि आपकी बहनें और ये आपके भाई हैं, तो बहनों और भाइयों में कंपटीशन है कि कौन सी बहनें और कौन भाई किस तरह आगे बढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल से 10 डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और MS तक अभी मौजूद हैं। वो जो मेरे स्कूल से पढ़े हैं फॉरेन कंट्रीज में चले गए हैं गाँव से जी। और वैसे मेरे रिजल्ट जो थे 2000 से 2020 तक 100% थे, कोई भी रिजल्ट मेरा 99 नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर से, उनको अदब, तहजीब और अखलाकियात का जरूर दर्ज दें और रिश्तों की पहचान कराएं। और वालिदैन को चाहिए कि असातिज़ा का एहतराम करें, क्योंकि बच्चों से नाराज हो गए, बच्चों की बात मान के वालिदैन, ऐसे बहुत से वालिदैन हैं जो हमारे दौर में भी थे, वो वालिदैन जो हैं वो असातिज़ा का एहतराम नहीं करते बल्कि बच्चों की जिद पूरी करते हैं। तो इससे बच्चा बिगड़ता है। जबकि उसको कहें कि जो टीचर आपको कह रहा है, आपकी बेहतरी के लिए कह रहा है, वो बेटा बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी पिछते वीरा से, जरा ना हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। जी हमारी बहन को सलाम मेरी जी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शकूर, बड़ी अच्छी बात की आपने। और एक ये एलिमेंट भी होता है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं, और फिर वो जो बच्चे की जान पे बनती है कि मम्मा नाराज हो गई, बाबा नाराज हो गए हैं, तो क्या ये बेहतर तरीकाकार है या उसको समझा देना अच्छा तरीकाकार है? देखिए, अब ये है कि अब हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, हर बच्चा सेकंड नहीं आ सकता। तो हम वो कहते हैं कि अगर 10 तक आते हैं लेवल है तो कोई बात नहीं, कभी आगे कभी पीछे। बास बड़े फर्सी भी पेरेंट्स होते हैं कि हमने तो पढ़ाया है और इसके नंबर कटे क्यों हैं, इस पर भी हमें पेपर दिखाया जाए क्यों है। भाई हो जाता है, कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मुझे था कि मैंने B.Ed का इम्तिहान दिया, तो उसमें रेसिपी लिखनी थी ना, तो मैं अपने बेटे को मैंने काफ़ी शादी के बाद दिया था, तो वो मैं कह रही थी अली मुझे ना, मैं एक ठीक हुआ एक गलत हुआ। उसने कहा कि अम्मी ये तो एक ही करना था। तो मैंने कहा मुझे एक के 2 नज़र क्यों आए। तो एग्ज़ाम ऐसी चीज़ है कि कंफ्यूज होता है कि मैंने कहा मैं शादी के बाद अपनी मर्जी से दे रही हूँ इम्तिहान, तो इससे मुझे 1 के 2 क्यों नज़र आए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। और बच्चों को भी कि ज़रा सा किसी वक्त होता है कि नहीं अगर क्वेश्चन पढ़ा ध्यान से या किसी और वजह से आगे पीछे मार्क्स थोड़े हो जाते, तो इतना फर्जी भी पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए। छोड़ देना चाहिए कि अगर हेल्दी वो है और मार्क्स अच्छे ले रहा है तो ठीक है, ऊपर नीचे हो जाती है पोजीशन। हमें बड़ा फेस करना पड़ता है कि क्यों इसके पीछे क्यों गई है, हमने इसकी इतनी तैयारी की है, तो पेपर दिखाएं। तो पेपर दिखा के भी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये है। और दूसरा ये जो बात कर रहे थे, ये बड़ा अच्छा इनका देहात में जो उन्होंने किया। मेरा भी बेसिकली देहात में स्कूल है, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया ना कि चंद एक अमीर लोगों के होंगे, अमीर क्या जिनकी ज़मीनें अपनी हैं, ज़्यादातर तबका गरीब बच्चों का है। और मुझे जो मैं 30 ईयर से
इसी जगह पर 30 साल मैंने गुजारे हैं। तो उन 30 सालों में जो ईंटें थोपने वाले जो हैं पेरेंट्स, उनका भी यही होता है कि मैंने हमेशा उनको चेयर पर बिठा के उनकी बात सुनी है। पठान है, मतलब बात नहीं मानते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ बात भी मानते हैं। उसकी यह है कि उनकी अगर शुरू में सेल्फ रिस्पेक्ट करें, उनको आप इज्जत से बिठाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद अपनी बात करें। तो पेरेंट्स आते हैं जी, टीचर को बुलाएं, उसने क्यों किया ऐसा। मेरे पेरेंट्स और टीचर का बहुत कम आमना सामना कराया कि मुझे पता चल गया, मैं इसका नोटिस लूंगी। फिर टीचर को बुला के, क्योंकि आमने सामने करा के ना, कि मैं पेरेंट्स को कहूँ कि मेरी गारंटी आप टीचर आपके बच्चे को कुछ नहीं कहेगी, अच्छा वो मारेगी नहीं, उसकी एक कड़ी नजर जो है उससे तो कोई नहीं रोक सकता, वो वहीं बच्चा डिप्रेस हो जाता है। तो वो कोशिश मेरी यही होती है कि पेरेंट्स और टीचर बड़े फर्से होते हैं, हमने टीचर से मिलना है, क्यों उसने ऐसा किया, हमारे बच्चे को मारा या दूसरे बच्चे ने उसको मारा या। और बच्चे जो साथ बैठे होते हैं ना, 2 बच्चे एक डेस्क, एक दूसरे की चुगली जरूर लगाते हैं। ये तो है, दोस्ती भी हो ना, दोस्ती हो, फिर भी ये इसने किया, इसने मेरी ये चीज उठा ली, इसने ये उठा ली, ये चलता रहता है। तो मेरे पास तो ये था कि बड़े आ जाते थे जी, इसने हमारे बच्चे को मारा, फसाद, बाहर पेरेंट्स बैठे हैं, कहते अच्छा ठीक है बैठे, दोनों बच्चों को बुलाया, किसकी गलती है, चले आपने भी किया, आपने भी सॉरी करो, जफ्फी डालो मेरे सामने और अपने पेरेंट्स के सामने हाथ में हाथ डाल के जाओ। और वो ऐसे करते हैं, तो बड़े कहाँ रह गए अब फसाद। तो वो ये है कि एक तरीका होता है, वक्त के साथ भी आता है। तो बच्चे हैं, वो जरूर खेलते हुए भी अड़ंगी डला कर देंगे, बच्चे गिर जाएंगे या कुछ है, तो उसमें बड़ों को नहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ, सीरियस बात हो तो उसके लिए मतलब मामलात तभी खराब होते हैं ना, जब बच्चे में बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर इस तरह बच्चे से फिर आगे बढ़ जाती हैं। बच्चे तो फिर बच्चे तो बच्चे, उन्होंने तो ये सब करना है, तो बेहतर है कि उसी को वहीं पे हल कर लिया जाए। इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से हम आपके साथ हैं। मैडम, बच्चों को तालीमी उनका मैदान में उनकी कारकर्दगी कैसी है, पेरेंट्स को स्कूल विजिट करना चाहिए कितने टाइम बाद, या जब भी पीटीएम अनाउंस की जाती है, अक्सर बच्चों के पेरेंट्स नहीं जाते, कुछ के जाते भी हैं, तो जाके रिपोर्ट लेना बच्चे के साथ, और जो टीचर डिस्कस कर रहा होता है कि वो जो बच्चे के सामने उसकी रिपोर्ट उसके पेरेंट्स को दी जा रही होती, कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स का लिंक हो, ताकि अगर उसको कोई प्रॉब्लम भी है तो वो जब तक वो आएंगी नहीं, हम उनको बता भी नहीं सकते। पहली बात ये कि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों की आई साइट वीक होती है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। वो हमें क्लास में पता चलता है कि बच्चा क्यों नहीं उसको नहीं सही कर रहा, तो हमें पहले पता चलता है कि उसकी आई साइट कैसी है, वो हम उसको बताते हैं। और ये पीटीएम में ही या जब पेरेंट्स को बुलाया जाए तो वो ज़रूर मिले। हमारा तो माहौल मुख्तलिफ है, हमारा तो जब पेरेंट्स आते हैं ना तो कहते हैं अच्छा देर की होगी है, कोई वज़ीर आज़म नल मिलन आए बेटे से, इस तरह के भी रिमार्क सुनने, अटेंड करते हैं उनको। लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जो पेरेंट्स आते हैं, एक तो बच्चा नुमाया होता है कि इस बच्चे का पेरेंट्स वरीड है, इसके लिए टीचर ख्याल करता है उसका। तो बाकी ये है कि ये आना चाहिए उनको, ताकि उसकी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, वो पेरेंट्स के पास जाते हैं। अब अगर वो साइन बच्चा खुद करके ले आता है तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब उनको पता है कि मंथली रिपोर्ट आती है और उसमें किस में वीक है, उसमें ज़्यादा मेहनत करवा लें, टीचर से मिलें कि वजह क्या है। बच्चे खुद भी साइन करके ले आते हैं, बास पेरेंट्स इतनी भी लापरवाही करते हैं। जब एंड पर होता है वो प्रोग्रेस नहीं होती कि ये देखें आपको साथ साथ हमने रिपोर्ट भेजी है, इसने क्यों नहीं इम्प्रूव किया। तो कुछ जिम्मेदारियां पेरेंट्स की भी हैं। मैं समझती हूँ पेरेंट टीचर में है, एक कौन होती है, हर एक को अपना अपना स्टूडेंट अपना अपना फर्ज अदा करना होता है, लेकिन इवन देन जो टीचर का रोल है मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सबसे ज्यादा। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। मैम आपके पास जो टीचर आई हैं, मुझे बात ये करनी है कि अब हमारा जैसे बच्चा है वो क्लास में वर्क नहीं करके आता ना, इस बारे में हमारी रहनुमाई की, अब हम घर में से वर्क करवा कर भेजते हैं, टीचर्स को कंप्लेन भी किया है, प्रिंसिपल को भी किया है, तो बच्चा जब क्लास में वर्क नहीं करके आ रहा, हम उसे घर में कैसे पढ़ाएं, उसके टेस्ट की तैयारी, पेपर की तैयारी, जब उसकी कॉपी से क्लास वर्क नहीं हुआ। स्कूल वाले इस पे ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं जी हम बच्चों को करवा रहे हैं, वो ना कॉपी से कोचिंग है। अब इसमें किसका कसूर है, पेरेंट्स का या स्कूल का? बच्चे को भी समझाते हैं, स्कूल वाले कहते हैं आपका बच्चा लिखता नहीं। अब अगर लिखता नहीं तो क्लास में नहीं लिखा तो टीचर से चेक करना है या पेरेंट्स से चेक करना है। तो हम लोगों ने काफी अच्छा हो गया ये कंप्लेन करते हुए, लेकिन स्कूल वाले इससे तवज्जो नहीं देते, वो कहते हैं घर में वर्क करवाएं। अब क्लास का वर्क पेरेंट्स को कैसे पता कि हमने घर में जो है वो स्कूल में क्या पढ़ाया गया, मैं उसको कैसे करवाऊँ?
बाद दफा ऐसे होता है कि मैथ का जैसे वर्क होता है, एक पार्ट करवा देंगे, अक्सर स्कूलों में ऐसे ही होता है, 1 पार्ट करवा देंगे, कहेंगे बाकी घर से कर आए। और दूसरा ये होता है कि कुछ वर्क जो होता है, मतलब कि सब्जेक्ट होते हैं, वो छुड़वा देते हैं कि आउट ऑफ कोर्स हैं। अगर आउट ऑफ कोर्स है इतने सबक, तो वो फिर कोर्स में क्यों शामिल किएगा, फिर कोर्स बुक्स में ही ना शामिल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा, आपने जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं उनका जवाब हम ले लेते हैं। वही बात कि अगर बच्चा नहीं परफॉर्म करा तो कहते हैं कि भाई पेरेंट्स इसको देखें, तवज्जो दें। पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल से नहीं सीखेगा, वहीं नहीं काम करना, तो फिर और कहाँ काम करना है। लेकिन क्लास वर्क जो है वो टीचर की जिम्मेदारी है। और इवन मैं इस चीज़ के भी खिलाफ जाती हूँ कि वो सर्कल लगा देते हैं रेड से कि ये ठीक नहीं है। तो मैंने हमेशा इसको कंडेम किया कि अगर वो बच्चा गलती करता है उसको रेस करके सही करवाए और उसी वर्ड को रिपीट करवाए। तो क्लास वर्क जो है वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी। जो क्लास वर्क में गलती होती है वो होमवर्क में कई दफा करता ही चला जाता है बच्चे, बल्कि अगर सम गलत है तो पेरेंट्स की भी नहीं मानता कि नहीं टीचर ने करवाया और मुझे यही सही है और सही किया, मैं वैसे ही करना है। सही तो टीचर की क्लास वर्क की जिम्मेदारी टीचर की है। हमारा चूंकि माहौल मुख्तलिफ है, हम जो काम क्लास में करवाते हैं ना मोस्टली वही वो होमवर्क करते हैं, एक रेपिटेशन होती है। क्योंकि अब तो खैर हमारे बच्चे वहाँ पढ़े लिखे हो गए हैं काफी, लेकिन पहले पेरेंट्स नहीं थे तो हम क्लास वर्क ही होमवर्क कहते थे कि इनको बिठा दें, चाहे माँ अनपढ़ है, क्योंकि वो बाप आते कहते हैं ये तो कंधे हैं, दीवारें हैं, तो इनका कोई बात नहीं, माँ ये तो देख सकती है कि बच्चे ने किताब खोली है, उल्टी खोली है, सीधी खोली है, वो लिख रहा है या नहीं लिख रहा, इतना तो माँ देख सकती है ना। और उसको इनिशिएटिव दे कि बच्चे ये काम कर लो, इसके बाद टीवी देख लेना, इसके बाद बाहर कोई काम खेलना है वो खेल लेना। तो इस तरह वो भी है। लेकिन क्लास वर्क में बड़ा स्ट्रेस करती हूँ कि टीचर हमेशा क्लास वर्क सही करवाए, उसकी जिम्मेदारी है, ताकि जो काम बच्चे करके घर जाते हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और ये है कि ये मेरा तो ख्याल है कि मैं तो इसका बहुत नोटिस लेती, पेरेंट्स भी आए गो के सामना नहीं करवाती हर वक्त टीचर्स का, लेकिन ये है कि मैं इसको नहीं छोड़ती कि आपने सही को गलत किया और बाजों का गलत को सही किया होता है, इसका मैं जरूर एक्शन लेती हूँ कि क्लास वर्क सही होना चाहिए हर बच्चे का। तो ये वो बार बार मैं यही कहती हूँ कि टीचर की ड्यूटी आसान नहीं है, अगर उसने ड्यूटी ज्वाइन किया तो फिर अपना फर्ज भी पूरी तरह अदा करे। बिल्कुल, टीचर फर्ज नहीं अदा करेगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और वहाँ पहले एक साहब ने कहा ना देहात में उनके बच्चे बहुत आगे निकले, तो मैं 30 ईयर से इस वजह से यहाँ हूँ कि मेरे बच्चे भी बहुत आगे निकले। और मैं समझती हूँ कि किसी के सर पर सींग नहीं है कि वो असेंबली तक पहुँचते, सब बच्चे जा सकते हैं। आखिर में आप कुछ शेर हमें सुनाना चाह रही थी, वो कौन सा शेर था आपने? क्योंकि पहले जो शेर सुनाया वो भी बड़ा जबरदस्त था और आपकी चॉइस बड़ी अच्छी, आपने खुद कहीं से पढ़ा और फिर आपने आज सोचा कि आज मैं अगर प्रोग्राम में जा रही तो मैंने ये शेर जरूर पढ़ना है। तो अब कौन सा शेर है? ना दीवार हो, ना खंदक हो, ना खून रेजी का मौसम हो, जहाँ खुशबू हो पैगामों की वही कल हो वही जग हो, ना बारूद हो मट्टी में, ना आतिश जेरे लब ठहरे, यहाँ अमन के बाग हो, ना बंदूकें ना मातम हो, ये पानी सबका होता है, ये हवा सबको छूती है, तो फिर क्यों जहर पड़ता है, यही गम कुछ कम हो, दरख्तों पर जो बैठे हैं वो पंछी किसके पर चमके, ये कुदरत सांझी दौलत है, न तुम खास न हम न वो, कलम हो हाथ में अपने, न खंजर हो न परचम हो, न कमर कसनी हो नफरत की, न ईंधन हो न भड़कम हो, कभी रावी कभी जमुना कभी चनाब कभी गंगा, ये सब दरिया हैं उम्मीदों के, न रुक जाए न कम हो, न बचपन बांट दो खंजर से, न बचपन बांट दो खंजर से कि ये दिन भी कभी कम हो, न कोई माँ से सकती हो, न आंखें नम हो न मातम हो। वाह क्या बात है। न मजहब हो न मिल्लत हो, यहाँ बहाना खून बहाने का, ना मजहब हो ना मिल्लत हो, बहाना खून बहाने का, ये इंसानों का जग है, बस यही पहचान महकम हो। क्या बात है, वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त, बहुत खूब, इंतखाब बहुत अच्छा है। बस वो मैं चाह रही थी कि एक टीचर एक उस्ताद होने की हैसियत से कि हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, यही पैगाम है। वो आपने एक पैगाम एक शेर में दे दिया। हाँ, मोहब्बत, मेरा हथियार मोहब्बत है। और मैं आपको बताऊं, मैं इसमें अल्लाह ने मुझे बहुत कामयाबी दी है। अंदर जो मेरी इनर सेटिस्फेक्शन है कि 30 ईयर से भी एक जगह हूँ, तो जो अंदर खुशी होती है बच्चे आगे सेटिस्फेक्शन बड़ा जरूरी है। अगर आप सेटिस्फाई हैं कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे मुलाकात करेंगे कल कुछ नई मेहमानों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह नेगेबान।